ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 611 दिव्य राज्य की चांदी की आंखें। ज़मासु, तुम क्या कर रहे हो? अपने शिष्य को समय के भगवान से लड़ते देख गोवासु, जो हमेशा सौम्य रहा है, गंभीर हो गया और जोर से ज़मासु को डांटा और फिर जिया से माफी मांगने के लिए झुक गया। मुझे अपने शिष्य के शिष्टाचार की कमी के लिए बहुत खेद है। ज़मासु, आपने अभी तक श्री जिया से माफी क्यों नहीं मांगी? ज़मासु, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था और हिलने में असमर्थ था, सोच रहा था कि कौन जानता है कि क्या। थोड़ी देर बाद वह गोवासु के समर्थन में खड़ा हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और ईमानदारी से अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं अभी अभी इस तरह का अत्यधिक अनुरोध करने के लिए असभ्य था। यह मेरे प्रति अपमानजनक था। ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण स्पा था। जिया ने अपना हाथ हिलाया, इसका बुरा नहीं माना। हाँ, जिया परवाह नहीं करता है। यह उल्लेख नहीं है कि उनमें से एक ब्रह्मांड 10 से है और दूसरा ब्रह्मांड 7 से है। वे एक ही प्रबंधन प्रणाली में भी नहीं है। जिया की वर्तमान उपलब्धियों के साथ दोनों इतने अलग हैं कि एक प्रशिक्षु सुप्रीम काय के साथ परेशान होना सार्थक नहीं है। ज़मासु, वापस जाओ और अपने मूल सिद्धांतों को प्रशिक्षित करना जारी रखें और पहले अपने दिल को शांत करें। गोवासु ने धीरे से जिया को सिर हिलाया और फिर ज़मासु से बात की। हाँ, ज़मासु ने चुपचाप जाने से पहले अपनी बांह पकड़ ली और झुक गया। ऐसा लगता है कि आपके शिष्य के पास असामान्य विचार हैं। जिया ने ज़मासु की घटती पीठ को देखते हुए हल्के से कहा। गोवासु ने भी ज़मासु की पीठ की तरफ देखा और राहत की सांस ली। पता नहीं उसने जिया के शब्दों का अर्थ पकड़ लिया या नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर गोवासु एक शिष्य के रूप में ज़मासु से बहुत संतुष्ट है और हर तरह से उसका बचाव कर रहा है। ज़मासु बहुत प्रतिभाशाली है, मामलों को विनम्रता से देखता है और एक उल्लेखनीय अंकुर है और उसके दिल में अपनी मान्यताएं हैं। जब वह एक उत्तरी काय था तो उसने अपने अधीन ब्रह्मांड को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया। मुझे उम्मीद है कि वह एक योग्य सुप्रीम काय बन सकता है। उसका विश्वास क्या है? जिया मुस्कुराया। कभी कभी जब अत्यधिक पूर्ण न्याय का पीछा किया जाता है तो खो जाना आसान होता है। संक्षेप में, जिया प्रशिक्षु सुप्रीम काय ज़मासु के बारे में बहुत आशावादी नहीं है। क्या एक व्यक्ति जो बहुत आदर्शवादी और कठोर है वास्तव में एक योग्य सर्वोच्च काय बन सकता है? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। बेशक ये ब्रह्मांड 10 के मामले हैं। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जिया इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। फिर गोवासु ने तापियन को सुप्रीम काय के प्रशिक्षु का ज्ञान देना जारी रखा, जबकि जिया ने सुप्रीम काय के ग्रह से टेलीपोर्ट किया और फिर काय की पवित्र दुनिया के तारों वाले आकाश में अकेले रहे। काय की पवित्र दुनिया ब्रह्मांड के उच्चतम आयाम में स्थित है। ये ताई ची के यिन और यांग की तरह विनाश के देवता के ग्रह के बिल्कुल विपरीत है और यह पूरे ब्रह्मांड के संचालन को ठीक से बनाए रखता है। काय की पवित्र दुनिया में अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। दिव्य ग्रह को छोड़कर जिस पर सर्वोच्च काय रहते हैं, हल्के नीले स्थान में विभिन्न आकारों के कई दिव्य ग्रह तैर रहे हैं। जल्दी या धीरे धीरे, तेज या धीमी, वे पूरे साल एक निश्चित कक्षा के साथ चलते हैं जिसमें बहुत कम टकराव होते हैं। पूरी पवित्र दुनिया एक ब्रह्मांड के एक छोटे संस्करण की तरह दिखती है। वह स्थान जहां कई दिव्य ग्रह मिलते हैं एक समृद्ध और पवित्र आभा बिखेरता है। ये काय की पवित्र दुनिया का केंद्र होना चाहिए, पवित्र दुनिया के सबसे असीम ऊर्जा सार को इकट्ठा करना। जिया ने थोड़ी देर के लिए आसपास के वातावरण को स्कैन किया, फिर घने पवित्र आभा के साथ एक खाली क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया। ये यहाँ होना चाहिए। मैंने विनाश के देवता के ग्रह पर इतने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, लेकिन काय की पवित्र दुनिया में बहुत कम ही है। वह क्रॉस पैर बैठता है और उसके लाल बाल थोड़े बढ़ जाते हैं, चमकदार चमकते हैं। जैसे ही जिया ने प्रशिक्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, एक रहस्यमय और प्राकृतिक आभा लगातार केंद्र के रूप में उसके साथ उत्सर्जित हुई। जब आसपास के मामले में इस आभा का सामना करना पड़ा तो उन्हें तुरंत तितर बितर कर दिया गया, जिससे क्षेत्र खाली और विशाल हो गया। बेशक इसे वास्तव में खाली नहीं कहा जा सकता है। एक अंतरिक्ष के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं होना असंभव है। यहाँ तक कि अगर ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है, तो वास्तव में अभी भी कुछ है। उस स्थान पर जहाँ विकृत स्थान अभिसरण हुआ, थोड़ा अदृश्य और पवित्र ऊर्जा की जबरदस्त मात्रा धीरे धीरे इकट्ठा हुई। जिया काय की पवित्र दुनिया के केंद्र में पहुंचे क्योंकि वह एकांत में जाने और दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने की योजना बना रहा है। कई दिन पहले जब उन्होंने सुपर सैयान ईश्वर राज्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और इसे एक सामान्य राज्य में बदल दिया, तो दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर की ओर जाने वाली सभी बाधाएं उनके लिए पूरी तरह से दूर हो गईं। इसके बाद उसके पास जो कमी है वह सिर्फ पूरी समझ है। इसलिए जब उन्होंने सुना कि विस ब्रह्मांड 10 में काय की पवित्र दुनिया में तापियन को लाने जा रहा है, तो जिया, जो अन्य दुनिया के काय की पवित्र दुनिया में गया था, ने तुरंत ब्रह्मांड 10 में अपने एकांत का स्थान चुना। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान किया। अपने शरीर के चारों ओर बहने वाली प्रचुर ऊर्जा को अनदेखा करते हुए उन्होंने अपने दिल को पूरी तरह से शांत कर दिया। कदम दर कदम उन्होंने अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके जो कुछ भी सीखा था उसे सुलझाया और सारांशित किया, और फिर छवि प्रशिक्षण
में प्रवेश किया, लगातार विश्लेषण किया, पुनर्गठन किया और फिर इस सभी ज्ञान को एकीकृत किया। धीरे धीरे सुलझाने की प्रक्रिया में जिया ने अतीत में की गई कई गलतियों को देखा और फिर उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अपने दायरे के निरंतर सुधार के साथ जिया के मुंह के कोने धीरे धीरे एक मुस्कान में बदल गए, जैसे कि वह कई वर्षों से एकत्र की गई उत्कृष्ट मदिरा का स्वाद ले रहा था और उसके दिल में संतुष्टि की भावना उभरी। नशे की हालत काफी देर तक चली। अचानक उसकी आत्मा हिल गई और जिया का पूरा शरीर कांप गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसका चेहरा चमकते पसीने में टूट गया और उसका पूरा शरीर जल्द ही गीला हो गया। क्या मैं जल्द ही टूट जाऊंगा? जिया ने चकराने से पहले खुद से बुदबुदाया। उसी समय एक जादुई और छिपी हुई शक्ति उसके दिल से बाहर निकल गई। ये सिल्वर ग्रे स्पेस टाइम क्षमता थी। जैसे ही जिया दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने वाला था, दशकों से उसका पीछा करने वाली अंतरिक्ष समय क्षमता ने बेचैनी से हलचल मचाना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष समय क्षमता की हलचल के साथ सुनहरी ऊर्जा और लाल ऊर्जा की दो अन्य धाराएं भी बाहर निकल गईं। ये ड्रैगन भगवान की शक्ति और सुपर सैयान भगवान की दिव्य शक्ति है। तीनों ने मिलकर 3 अलग अलग ऊर्जा स्रोत का निर्माण किया, जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना अपने पूरे शरीर के मेरिडियन के साथ बहते थे और धीरे धीरे जिया के शरीर को मजबूत करते थे। इस समय जिया की हर कोशिका को पूरी तरह से भर दिया गया है और अंदर से बाहर तक वह नश्वर स्तर से अलग हो गया। यदि आप अपने शरीर की तुलना एक कंटेनर से करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि इसमें और भी अधिक चीजें हों। इससे पहले सुपर सैयान ईश्वर क्षेत्र को आत्मसात करने के बाद भी जिया की शारीरिक शक्ति वृद्धि अभी भी सीमित थी और वह अभी भी महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक सीमा थी कि इसमें कितना हो सकता है। अधिक से अधिक उसमें ऊर्जा हो सकती है जो शरीर की ताकत से कई गुना अधिक है। कोई भी और अधिक और उसके शरीर में विस्फोट हो सकता है। ये शरीर की ताकत और ऊर्जा की ताकत से संबंधित हो सकता है। दूसरे शब्दों में, इस मामले में कि उसकी शारीरिक शक्ति में सुधार नहीं होता है, वह कितना अधिक तोड़ सकता है और कितनी अधिक ऊर्जा का सामना कर सकता है, ये लंबे समय से सीमित है। जीटी की दुनिया में सुपर सैयान 3 सुपर सैयान 4 में आगे बढ़ गया और किसी भी क्षेत्र को समझने की आवश्यकता नहीं है। वे हिंसक साधनों के साथ सीधे जीवन स्तर को तोड़ सकते हैं और ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं जो शरीर सामना कर सकता है। ये पहले सुपर सैयान भगवान में स्पष्ट नहीं था, लेकिन जब दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो शरीर और आत्मा के साथ साथ ऊर्जा के बीच संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और सौभाग्य से अंतरिक्ष समय की क्षमता, ड्रैगन भगवान की शक्ति और उसके शरीर में दिव्य शक्ति उसकी शारीरिक शक्ति में काफी सुधार कर सकती है। जैसे जैसे जिया की शारीरिक शक्ति बढ़ती गई, उसकी आत्मा धीरे धीरे दायरे के सागर में घूमती गई, धीरे धीरे खुद को इसमें खो देती है, जबकि उसके आसपास की प्रचुर रहस्यमय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, जिससे उसकी ऊर्जा की भरपाई होती है। समय धीरे धीरे बीतता गया और आखिरकार एक दिन जिया ने खुशी का रोना छोड़ दिया। दिव्य क्षेत्र का दूसरा स्तर, मैं आखिरकार टूट गया। जिया की आवाज खुशी से भर गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुपर सैया भगवान की अनूठी लाल आंखें चांदी की सफेद हो गई थीं। उनके हेयर स्टाइल और बालों को छोड़कर जो अभी भी लाल थे, उनकी आभा पूरी तरह से सुपर सैया भगवान के स्तर को पार कर गई। लाल बाल और चांदी की आंखें, जो दिव्य क्षेत्र की प्रगति के बाद बिल्कुल नया रूप है, न कि सुपर सैयान ब्लू राज्य जिसे गोकू ने सुपर सैयान भगवान क्षेत्र को छोड़ने के बाद तोड़ दिया था। उन्होंने पानी की धुंध की एक परत बनाई जो दर्पण की तरह उनकी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करती थी। जिया ने उसकी थोड़ी को छुआ, बहुत खुश लग रहा था। चांदी की आंखें, वे बहुत अच्छे दिखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है। और उसने शून्य में हल्के से मुक्का मारा। क्रैक, रंबल, एक भयानक तूफान, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करना, शून्य से उत्पन्न हुआ था। क्रूर और विनाशकारी शक्तियां अचानक एक बड़े क्षेत्र में बह गईं, शून्य और फिर लहरों की तरह ढेर हो गया। दूरी में परिक्रमा कर रहे दिव्य ग्रह इससे प्रभावित होकर अपनी कक्षाओं से अलग हो गए। पहले की तुलना में एक बड़ा सुधार, लेकिन ये दिव्य ग्रह भी बाधित हो गए हैं। अपना सिर खुजलाते हुए वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। जिया ने दिव्य ग्रहों को देखा जो धीरे धीरे अपनी कक्षाओं से भटक रहे थे और केवल फूट फूट कर मुस्कुरा सकते थे। उन्होंने उनके सामने टेलीपोर्ट किया और फिर उन्हें उनकी मूल कक्षा में वापस धकेलने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए। ये सारी प्रक्रिया बहुत बोझिल थी, लेकिन अंतरिक्ष समय क्षमता की मदद से इसे जल्दी से पूरा किया गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 612 हाथी और लोली जिया के दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद न केवल उनके विद्यार्थियों का रंग बदल गया, बल्कि उनकी ताकत भी बहुत बढ़ गई। अब वह अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग अधिक कुशलता से कर सकता है। यदि ईश्वरीय क्षेत्र के पहले स्तर में जिया के पास विनाश के देवता बीरस की ताकत का 60% था, तो उसे दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पदोन्नत किए जाने के बाद असमानता कम हो गई थी। पहले विस ने सोचा था कि जिया को बढ़ावा देने के बाद बीरस की ताकत का 90% हिस्सा मिल सकता है, लेकिन जिया ने महसूस किया कि उनकी ताकत टूटने से पहले की तुलना में
अधिक सुधार हुई थी। शायद यह अब विनाश के देवता बीरस के बराबर है। अपने शरीर के भीतर बहने वाली गर्म ऊर्जा को महसूस करते हुए जिया एक आराम और उज्ज्वल अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया। वह दूसरों से काफी ऊपर सिर और कंधे हैं और महसूस करते हैं कि सभी कठिनाइयां खत्म हो गई हैं और अच्छा समय आ गया है। वैसे भी वह अब आखिरकार लोगों के शीर्ष स्तरीय समूह के बीच खड़ा है। सुप्रीम काई के ग्रह पर वापस लौटते हुए जिया को प्रशिक्षित करने के लिए शून्य में प्रवेश किए केवल 1 महीना बीत चुका था। novelUSB.com दिव्य ग्रह पर सर्वोच्च काई गोवासु अभी भी तापियन को पढ़ा रहा था, जबकि प्रशिक्षु सुप्रीम काई जमासु किनारे खड़े थे और चुपचाप देख रहे थे। उसकी शांत आंखें एक गहरी चमक के साथ चमक रही थीं, अच्छी तरह से व्यवहार विनम्र लग रही थीं। जिया को वापस आते देख गोवासु ने तापियन को अपना सबक समाप्त कर दिया और चला गया। कहाँ है वह? जिया ने पूछा। श्री वेस ने काई की पवित्र दुनिया को छोड़ दिया और ऋषि समा की तलाश में विनाश के देवता के ग्रह पर गए। ऋषि ब्रह्मांड के विनाश के देवता का नाम है। वह हाथी की तरह दिखता है। जिया ने एक बार विस को उसका उल्लेख करते हुए सुना। वास्तव में ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के बारे में जिया का ज्ञान यूनिवर्स 10 और यूनिवर्स 6 के बीच टूर्नामेंट के बाद समाप्त हो गया और वह बाद की कहानी नहीं जानता था। केवल जब वह विनाश के देवता के ग्रह के पास गया तो उसने टाइम क्रोनोआ के विस और सुप्रीम काई से मल्टीवर्स के बारे में अधिक सीखा। जिया एक पल के लिए चकित था और उसने कहा, ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता? वैसे क्या आपके ब्रह्मांड के देवदूत का नाम कुसु है? वह बहुत जिंदादिल बच्ची है। हाँ, मिस कुसु यूनिवर्स 10 की परी है। श्री जिया मिस कुसु को जानते हैं? गोवासु अपने स्वयं के ब्रह्मांड से पूरी तरह से अनजान नहीं था, जैसा कि यूनिवर्स 7 के ईस्ट सुप्रीम काई ने किया था। एक पुराने सुप्रीम काई के रूप में गोवासु को यूनिवर्स 7 के पुराने सुप्रीम काई के समान समय अवधि से कहा जा सकता है और उनका कार्य इतिहास काफी असाधारण है। मैं उससे पहले यूनिवर्स 6 में मिला था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस लोली एंजल को अभी भी मांसपेशियों के साथ असामान्य जुनून है। कुसु के खेद की अभिव्यक्ति को याद करते हुए जब उन्होंने कहा कि उनके पास कोई मांसपेशियां नहीं थीं, जिया ने इसे बहुत दिलचस्प पाया। हालांकि समय के प्रति एक परी की उदासीनता के साथ 8-9 साल का समय सिर्फ एक उंगली की एक स्नैप था, इसलिए उसे बदलना नहीं चाहिए था। तभी अंतरिक्ष में प्रकाश की एक किरण टूट गई। शैतान की बात करें तो विस और लोली एंजल कुसु पहुंचे और उनके साथ ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता ऋषि थे जो एक हाथी की तरह दिखते हैं। विनाश के देवता ऋषि सामने चल रहे थे। उसके बाद किनारे पर लोली एंजल कुसु था। हाथी और लोली का एक संयोजन। एक कर्मचारी को पकड़े हुए कुसु के पास सिल्वर ग्रे बाल थे जो एकल चोटी वाले साइड पिगटेल में बंधे हुए थे। वह 120 सेमी से कम लंबी थी और उसके गले में एक नीला प्रभामंडल तैर रहा था। उसका सुंदर चेहरा अभी भी गोरा और नर्म है, जैसा कि यह वर्षों पहले था। ऋषि समा सर्वोच्च काई गोवासु और जमासु ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। भले ही सर्वोच्च काई और विनाश के देवता एक ही स्तर पर हैं, वास्तव में मजबूत विशेषज्ञों का अभी भी सम्मान किया जाता है। विनाश के भगवान के सामने सुप्रीम काई को भी कुछ हद तक ईमानदारी रखने की आवश्यकता है। हम विनाश के देवता ऋषि ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने जिया की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। जिया के चारों ओर कई बार चक्कर लगाते हुए उसकी सूंड हिल गई। हा, तुम समय के परमेश्वर हो जिसका उल्लेख किसने किया है? आपका शरीर डरावना दिखता है और शक्ति और भव्यता की भावना नहीं देता है। विनाश के देवता ऋषि ने खेदपूर्वक कहा। उनके लिए, जो दिमाग के लिए शरीर की मांसपेशियों की श्रेष्ठता की वकालत करते हैं, जिया मजबूत नहीं है अगर उसके पास उसकी तरह मजबूत मांसपेशियां नहीं हैं। ये पता चला है कि कुसु की मांसपेशियों की खोज पूरी तरह से इसलिए थी क्योंकि उसे इस हाथी द्वारा गुमराह किया गया था। जिया ने अपने दिल में मजाक किया, लेकिन उसने अभी भी अपने चेहरे पर सम्मान बनाए रखा। विनाश के भगवान सामा मजाक कर रहे हैं। मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग के बीच में हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। ऋषि ने सिर हिलाया और जिया के कंधे को बहुत अधिक बल के साथ थपथपाया, जिससे जिया दर्द में डूब गया। इसलिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। समय के परमेश्वर के पास मजबूत मांसपेशियां कैसे नहीं हो सकती हैं? नियमित रूप से प्रोटीन पाउडर का उपयोग करें और आप और भी मजबूत बन सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया अवाक था। क्या वह नहीं सुन सकता कि मैंने क्या कहा? मुझे डर है कि या तो इस हाथी के मस्तिष्क को गधे ने लात मारी थी या उसके पास कोई दिमाग नहीं है। बगल में लोली एंजल को देखने के लिए मुड़ते हुए जिया मुस्कुराया और कहा, मिस कुसु, हम फिर से मिलते हैं। आप सयान हैं जिनसे मैं यूनिवर्स 6 में मिला था। वाह, आप और भी शक्तिशाली लग रहे हैं। आपके बालों का रंग फिर से कैसे बदल गया? मुझे याद है कि यह पहले भी सुनहरा हो सकता था। कुसु ने अपना सिर झुकाया और थोड़ी देर के लिए सोचा। हाँ, मिस कुसु के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं बहुत सारे गलत रास्तों से बचने में सक्षम था। ओह, कुसु बहुत खुश लग रही थी कि किसी ने उसकी प्रशंसा की। इस समय विस चला गया। आश्चर्य से जिया की चांदी सफेद आंखों को देखा और कहा, ओह, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा है।
लेकिन आप पहले से ही दिव्य राज्य के दूसरे स्तर पर टूट गए हैं और आपकी आंखें चांदी सफेद हो गई हैं। क्या ये पूरी तरह से नया राज्य है? मैंने सोचा था कि दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद आपके पास बीएस समा की ताकत का 90% होगा, लेकिन यह उससे अधिक लगता है। जिया, आप पहले से ही बीरस समा के बराबर हैं। विस को बहुत आश्चर्य हुआ और उसके मुंह के कोने उठने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जिया, जो दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, पहले से ही बीरस के लिए एक मैच हो सकता है जो विनाश के भगवान की ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। उन्होंने अभी अभी दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में कदम रखा है और अभी भी सुधार के लिए बहुत जगह है। यदि उसे अब समय लोक की विरासत की शक्ति प्राप्त होती, तो क्या वह विनाश के पूर्ण शक्ति वाले परमेश्वर बीरस के समान शक्तिशाली नहीं होता? जिया की विकास दर वास्तव में विस की उम्मीदों से परे थी, है ना? ये बच्चा बीरस की तरह शक्तिशाली है? विनाश के देवता ऋषि ने आश्चर्य से पूछा। वह जानता है कि विनाश का परमेश्वर बीरस कितना शक्तिशाली है। यद्यपि उन्हें विनाश के कई देवताओं में बहुत शक्तिशाली नहीं माना जाता है, लेकिन यह उनकी अपेक्षा से परे है कि समय का ये प्रशिक्षु भगवान बीरस के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यहाँ तक कि अगर इसकी तुलना केवल बीरस से की जाती है, जो विनाश के देवता की शक्ति का उपयोग नहीं करता है, तो भी यह आश्चर्य की बात है। अप्रत्याशित रूप से विनाश के देवता स्तर के विशेषज्ञ ब्रह्मांड 7 में इतनी जल्दी दिखाई दिए हैं। इसकी तुलना में यूनिवर्स 10 में थोड़ी कमी है। विनाश के देवता ऋषि ने आखिरकार अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। लोली एंजल कुसु ने अपनी चमकदार आंखें घुमाईं और धीरे से अपने हाथ में कर्मचारियों को हिलाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जिया की ओर क्रिस्टल बॉल की ओर इशारा किया। थोड़ी देर देखने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ऋषि समा, यदि आप विनाश के भगवान की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप शायद उसके बराबर हैं। हम्फ, मांसपेशियों के बिना एक व्यक्ति मेरा मैच कैसे हो सकता है? ऋषि ने अपनी चड्डी हिलाई। उसकी आंखें ऊंची उठीं जैसे कि कुसु के मूल्यांकन से असंतुष्ट हों। कुसु ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और जल्दी से थोड़ी दूर कूद गई। ऋषि ने ठहाका लगाते हुए गोवासु की ओर रुख किया और कहा, सर्वोच्च काय, मैं आपको नीचे ब्रह्मांड में जीवन ग्रहों की संख्या बढ़ाने के लिए कहने के लिए यहाँ हूँ, ताकि क्षमता वाली कुछ जातियां जल्द से जल्द बड़ी हो सकें। यूनिवर्स 10 में बहुत कम विशेषज्ञ हैं। हाँ ऋषि समा, मैं जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कर दूंगा। मैं जमासु और तापियन को नश्वर दुनिया में इस काम को अपने साथ करने दे सकता हूँ। गोवासु मुस्कुराया और सहमत हो गया। जीवन ग्रहों की संख्या में वृद्धि करना उसका कर्तव्य था और वह उन्हें तेजी से बढ़ने के लिए जमासु और तापियन को भी प्रशिक्षित कर सकता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 613। यदि आपका कोई कर्तव्य है, तो आपको उस कर्तव्य को पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऋषि ने सुप्रीम काई गोवासु की ओर देखा और अपनी आंखों के कोनों के सामने सिर हिलाया। शहरी दिखने वाले जमासु और मर्दाना दिखने वाले तापियन की ओर बह गया। विनाश के देवता की दृष्टि को देखकर वे दोनों श्रद्धा में झुक गए। आहा, जितनी जल्दी हो सके उन्हें सुप्रीम काई के रूप में तैयार करें। यूनिवर्स 10 को और अधिक सुप्रीम कैस की जरूरत है। विनाश के देवता ऋषि की आंखें अचानक तेज हो गईं और एक निराकार दबाव ने तुरंत उनके दिल को ठंडा कर दिया, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन उन्हें एक योग्य सर्वोच्च काय होना चाहिए जो ब्रह्मांड की भारी जिम्मेदारियों को सहन कर सके। हम सुप्रीम काय गोवासु ने सिर हिलाया। मास्टर ऋषि, मैं निश्चित रूप से आपके शब्दों को ध्यान में रखूंगा और ब्रह्मांड में हर जगह न्याय की महिमा फैलाऊंगा। जमासु ने तुरंत अपने आदर्शों को गंभीरता से व्यक्त किया। न्याय। जमासु पर नाक भान सिकोड़ते हुए विनाश के देवता ऋषि ने सूंघा और फिर अपनी सूंड को उदासीन तरीके से हिलाया। विनाश के उच्च और शक्तिशाली भगवान के लिए नश्वर न्याय धर्मनिरपेक्ष नैतिक मूल्यों के अलावा कुछ भी नहीं है। एक जाति के लिए, जब तक यह उनकी जाति के विकास से संबंधित है, इसे न्याय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह की संकीर्ण परिभाषा कुछ ऐसी नहीं है जिसे विनाश का देवता मानता है। विनाश का देवता निर्दयी हो सकता है, जबकि एक सर्वोच्च काय स्नेही हो सकता है। लेकिन विशाल ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से बड़े मामलों के सामने आपको धर्मनिरपेक्ष दुनिया के न्याय की संकीर्ण अवधारणा से बंधे नहीं होना चाहिए। यह एक स्टीक खाने वाले की तरह है जो सोचता है कि एक कीट खाने वाला अश्लील है और पर्याप्त सुरुचिपूर्ण नहीं है, जो एक गलत धारणा है। ब्रह्मांड को सामान्य रूप से और लंबे समय तक चलने देने से ही यह सच्चा न्याय है। यदि तुम इसे देख भी नहीं सकते हो, तो तुम विनाश के देवता या सर्वोच्च काय होने के योग्य नहीं हो। नश्वर लोगों के दृष्टिकोण से विनाश का देवता निर्दयी और भयानक है। वे ग्रहों को नष्ट कर देते हैं और थोड़े से बहाने पर जीवित प्राणियों को नष्ट कर देते हैं। उनमें कोई मानवता नहीं है। हालांकि ये विनाश के भगवान का काम है, ब्रह्मांड के बेहतर स्थायी संचालन के लिए उपयुक्त सभ्यताओं को खत्म करना। विनाश का देवता ब्रह्मांड के संचालन को प्रभावित करने वाले ग्रहों के विनाश और विनाश का प्रभारी है। सर्वोच्च काय जीवित प्राणियों के साथ ग्रहों के निर्माण और निर्माण का प्रभारी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संयुक्त रूप से ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखते हैं। जहां तक बुराई को दंडित करने और अच्छाई को बढ़ावा देने की बात है, क्षमा करें, यह न तो विनाश के देवता की जिम्मेदारी है और न ही सर्वोच्च काय की।
यह नश्वर दुनिया और कैस में नश्वर लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए जब ऋषि ने प्रशिक्षु सुप्रीम काय जमासु से तथाकथित न्याय को बनाए रखने के शब्दों को सुना तो उनकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जमासु, कठोर मत बनो। गोवासु ने डांट लगाए, क्या विनाश के देवता के सामने न्याय की बात करना हास्यास्पद नहीं है? novelusp.com। लेकिन जमासु ने गोवासु के शब्दों को नहीं सुना और सीधे विनाश के भगवान ऋषि की ओर देखा। ऋषि की आंखें उदासी से चमक उठीं, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गई, जैसे कि ये दिखाई ही नहीं दिया था। वह हंसने लगा, पीछे मुड़ा और चला गया। लड़का, आपके पास बहुत ही अनूठे विचार हैं, लेकिन अपने विचारों को अपने भविष्य के मार्ग को अवरुद्ध न करने दें। ऋषि ने इन शब्दों को पीछे छोड़ दिया और आंगन से बाहर चला गया, जहां सर्वोच्च काय रह रहा था। जिया के बगल में घूम रही अकेली परी कुसु ने सभी को झुकाया और पीछा करने के लिए धोखा दिया। उसने जमीन पर राजदंड को थपथपाया और गायब होने से पहले रंगीन प्रकाश की किरण में बदल गया। विनाश के देवता ऋषि और स्वर्गदूत कुसु को जाते देख हर तरफ पसीना बहा रहे गोवासु ने राहत की सांस ली। सभी दबाव के फैलने के बाद उन्होंने जमासु को चेतावनी दी, जमासु, जब आप भविष्य में ऋषि समा से बात करते हैं तो सावधान रहें, अनादर न करें। एक बार जब ऋषि समा नाराज हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड अराजकता में उलझ जाएगा। जमासु ने उलझन में पूछा, गुरु, क्या विनाश का ईश्वर इतना शक्तिशाली है? क्या देवताओं को दुनिया में न्याय की महिमा नहीं फैलानी चाहिए? ये सुनकर साइड में खड़े विस ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे न्याय मानते हैं। संकीर्ण मानसिकता वाले न्याय को स्वीकार नहीं किया जाता है। विनाश का एक देवता पूरे ब्रह्मांड के लिए जिम्मेदार है। उसकी बैंगनी आंखें चमक उठीं और वह अपने बगल में तापियन को देखने के लिए मुड़ गया। तापियन, तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने कहा, न्याय लोगों के दिलों में है। मैं यह नहीं कह सकता कि किसका न्याय गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे अलग से देखना चाहिए। यदि आपका कोई कर्तव्य है तो आपको उस कर्तव्य को पूरा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्य चीजों पर विचार करने से पहले हर किसी को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मामलों को संभालना चाहिए। तापियन ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ कहा, उसके पास एक प्यार करने वाला दिल है जो दुनिया को गले लगाता है, अन्यथा वह हिरुडेगान की जांच करने के लिए हजारों वर्षों तक संगीत बॉक्स में बंद होने के लिए तैयार नहीं होगा। बड़े मामलों का सामना करते हुए तापियन ने गंभीरता की डिग्री को समझ लिया है। गोवासु उसकी बात सुनने के बाद सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और संतोष के साथ बोला, तापियन के शब्दों का बहुत अर्थ है। जमासु, तुम भविष्य में एक सर्वोच्च काय बन जाओगे। आपको पहले सर्वोच्च काय के काम को अच्छी तरह से पूरा करना होगा। यह एक बड़ा मामला है क्योंकि यह पूरे ब्रह्मांड के स्थिर कामकाज से संबंधित है। आप जो चाहते हैं उसे करने से पहले इसे अच्छी तरह से करें। आखिरकार आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं। काय के काल के विचारों को वर्तमान में मत लाओ। मैं समझता हूँ, शिक्षक। जमासु ने गहराई से अपना सिर नीचे किया और गंभीरता से जवाब दिया। इस समय विस ने चहकते हुए गोवासु, जमासु और तापियन के समूह को अपनी विदाई दी और तापियन को कुछ शब्दों की पेशकश की ताकि वह जल्द से जल्द एक योग्य सर्वोच्च काय बनने के लिए गोवासु का अनुसरण कर सके। मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा, तापियन ने गंभीरता से कहा। तो सबको अलविदा। रंगीन रोशनी की एक किरण आतिशबाजी की तरह चमकती थी जो काय की पवित्र दुनिया छोड़ने से पहले विस और जिया के चारों ओर लपेटती थी। वापसी में दोनों तरफ भव्य और चमकीले रंगों के साथ गहरी अंतरिक्ष सुरंग एक कल्पना की तरह थी। यह एक विज्ञान कथा उपन्यास में एक वर्महॉल की तरह लग रहा था। विस ने जिया से पूछा, आप प्रशिक्षु सुप्रीम काय के बारे में क्या सोचते हैं? जिया अपना सिर हिलाने से पहले दंग रह गया। जमासु की सोच बहुत भोली है। वह अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहा है। इसके विपरीत तापियन बहुत अधिक परिपक्व है। वास्तव में शायद तापियन पहले भी एक योग्य सर्वोच्च काय बन सकता है। जब ब्रह्मांड 7 में 2 सर्वोच्च कैस होंगे तो बीरस समा बहुत राहत महसूस करेगा। विस ने हंसकर कहा और अब बात नहीं की। वास्तव में उस समय 3 सर्वोच्च काय होंगे यदि आप जैड तलवार में पुराने सर्वोच्च काय की गिनती करते हैं। जिया ने सोचा, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, विस हमेशा जैड तलवार में पुराने सुप्रीम काय को अनदेखा करता है। पुराने सुप्रीम काय को विनाश के देवता बीरस द्वारा व्यक्तिगत रूप से जैड तलवार में सील कर दिया गया था। ... गहरे लाल रंग के साथ तारों से भरे आकाश में अचानक प्रकाश की एक तेज चमक शून्य में प्रवेश कर गई। जिया, मैं पहले विनाश के देवता के ग्रह पर वापस जा रहा हूँ। यदि समय है तो आप शिलिंग और अन्य लोगों को आने और प्रशिक्षण करने के लिए कह सकते हैं। वैसे यह अजीब एंड्रॉयड भी है। उसकी ताकत भी बहुत अच्छी है, इसलिए उसे भी आने दो। विस अच्छे मूड में था। उस स्थिति में यूनिवर्स 7 में विनाश के एक प्रशिक्षु भगवान और एक प्रशिक्षु सुप्रीम काय दोनों होंगे। मैं उन्हें बताऊंगा, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वास्तव में वह काफी आश्चर्यचकित था कि विस लाजुली को एक साथ प्रशिक्षण करने की अनुमति दे रहा था। लेकिन ये सोचकर कि लाजुली शिलिंग और मायस से कम शक्तिशाली नहीं है, उसे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने कहा, आपको खुद कड़ी मेहनत करनी होगी। चांदी की आंखों वाले दिव्य क्षेत्र को एक नए रूप के रूप में माना जाना चाहिए।
मुझे लगता है कि अभी भी कई क्षेत्र हैं जो बाद में विकसित करने लायक हैं। जिया से कुछ और शब्द कहते हुए विस शांत रूप से तारों से भरे आकाश में गायब हो गया। उस दिशा में देखते हुए जहां विस एक मंद मुस्कान के साथ चला गया, जिया ने अपना हौसला बढ़ाया। उनके विचार थोड़ा हिल गए और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया गया। वह जल्दी से तारों से भरे आकाश से दूर ग्रह होंगशान में टेलीपोर्ट हो गया। होंगशान ग्रह, यह अभी भी पहले की तरह था। विक्की और अन्य को भी ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति से पुनर्जीवित किया गया है। जब जिया वापस आया तो एड्री, रेबेका, बाडॉक, एलिस, लारेट और अन्य चर्चा कर रहे थे कि विक्की और अन्य लोगों का बदला कैसे लिया जाए। विक्की हमेशा से हर किसी की आंखों का तारा रहा है और उसके पीछे के सभी लोग प्लेनेट होंगशान के वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि कोई अपने एक भी बाल को नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें लगभग तुरंत पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला बदला भुगतना पड़ेगा। वास्तव में ग्रह होंगशान के लोगों का सबसे मजबूत समूह एक साथ इकट्ठा हुआ था। हालांकि विक्की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधी हिरुडेगान पहले ही मारा जा चुका है और मीरा गंभीर रूप से घायल होते हुए भाग गई है, फिर भी एक छिपी हुई ताकत है जो विघटित नहीं हुई है, जैसे कि कॉमर्स एलायंस के लोग। ये हिसाब बराबर करने का समय है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 614, ये खातों को निपटाने का समय है। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस एक से अधिक बार ग्रह होंगशान के खिलाफ गया है। हमें इस बार उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। मैं सीधे एक टीम का नेतृत्व करने और यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस इस कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव देता हूँ। आद्री ने गुस्से में बैठक में कहा। वाणिज्य गठबंधन के साथ प्लेनेट होंगशान की भागीदारी कई साल पहले से कही जा सकती है। उस समय प्लेनेट होंगशान सिर्फ एक नवोदित था और उसे बहुत सारी चीजों को सहन करना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने अपने पोते पर हाथ रखने और विक्की की मौत का कारण बनने की हिम्मत की, जो आद्री के लिए आखिरी तिनका था। बाडॉक भी उदास था और आद्री की योजना से सहमत लग रहा था। आखिर विक्की भी उनकी बेटी का बेटा ही था। कॉमर्स एलायंस के प्रति उनका रवैया तब तक मारने का था जब तक कि वे पूरी तरह से उजड़ न जाएं। ये सिर्फ इतना है कि यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के लोग काफी गहराई से छिपे हुए हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि उनके पीछे कौन है। केवल गैलेक्टिक गश्ती संगठन पर भरोसा करके इसकी जांच करना असंभव है। रेबेका ने एक और अधिक यथार्थवादी सवाल उठाया। वाणिज्य गठबंधन संगठन पूरे ब्रह्मांड साथ में फैला हुआ है और कई रहस्यमय बड़े बलों से बना है। उनके पास कितने विशेषज्ञ हैं और कर्मी कहाँ हैं? यदि वे नहीं जानते हैं तो वे उन्हें कैसे मिटा सकते हैं? यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस कुछ हद तक दानव क्षेत्र के लोगों से संबंधित होना चाहिए। शायद दानव क्षेत्र वाणिज्य गठबंधन की शाखाओं में से एक है। फिलहाल हमें उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चलो इसे एक बार में करते हैं। हमें सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी में कॉमर्स एलायंस फोर्सेज को साफ करना चाहिए। आद्री स्क्वाड के पूर्व सदस्य लिसे ने बात की। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सयान की वर्तमान गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र अभी भी मिल्की वे गैलेक्सी है और आगे जाना एक लंबा रास्ता लग रहा था। इसलिए उन्हें कॉमर्स एलायंस को पूरी तरह से साफ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मिल्की वे गैलेक्सी में कॉमर्स एलायंस फोर्सेज को नष्ट करने की आवश्यकता है। इन बलों का विनाश ग्रह होंगशान के सुपर सयान और सयान देवताओं की वर्तमान गहराई के साथ जल्दी से किया जा सकता है। फिर ये तय किया जाता है कुछ विशेष युद्ध दस्ते एक टीम बनाएंगे और अलग से 4 प्रमुख गैलेक्टिक क्षेत्रों में जाएंगे। ओह, वैसे गैलेक्टिक गश्ती संगठन के लोग सहयोग करते हैं। योजना को अंतिम रूप देने के बाद उन्होंने अन्य मामलों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इस पल में जिया सबके सामने आईं। वे चारों ओर इकट्ठा हुए, लेकिन जिया की चांदी की आंखें देखकर वे सभी भौंचक्के रह गए। जिया के पहले लाल बाल और लाल आंखें थीं। बाहर जाने के बाद उसकी आंखों की चांदी कैसे हो गई? जिया, तुम्हारी आंखों के साथ क्या है? मैंने अभी एक सफलता हासिल की है। दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद मेरे विद्यार्थियों का रंग बदल गया। मुझे लगता है कि वे अब काफी सुंदर दिखते हैं, जिया ने समझाया। वे वास्तव में काफी सुंदर हैं, लेकिन चांदी का रंग उन्हें डरावना बनाता है। आद्री ने ध्यान से जिया की आंखों को देखा और भावनाओं के साथ बात की। जिया और उनकी ताकत के बीच असमानता बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। अब जब तक जिया अपनी आभा जुटाता है, तब तक जारी ऊर्जा उन्हें महसूस कराएगी जैसे कि वे बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र में हैं और वे अंदर से बाहर तक कांपेंगे। क्या आप अभी वाणिज्य गठबंधन के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, स्थिति को समझाने से पहले आद्री एक पल के लिए चकित था। अगर हम हमला करने जा रहे हैं तो उन्हें एक बार और सभी के लिए पूरी तरह से खत्म कर दें, अन्यथा भविष्य में परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। हम हमेशा पूरे दिन उनके खिलाफ रक्षा नहीं कर सकते। उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं और जिया से एक दबंग आभा निकली, जिससे शांत रहने वाले कमरे में एक बवंडर पैदा हो गया। रेबेका ने कहा, हम भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हम वाणिज्य गठबंधन की आंतरिक स्थिति और उनके बलों के विभाजन को नहीं जानते हैं। यदि वे कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वे इस मामले को एक बार और सभी के लिए सुलझाना चाहते हैं। इसे मुझ पर छोड़ दें, मैं उनके बारे में पता लगाने के तरीके के बारे में सोचूंगा, जिया ने आत्मविश्वास से कहा। अब ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो उसे रोक सके।
ब्रह्मांड 7 अन्य शक्तिशाली ब्रह्मांडों की तरह नहीं है। उसके अलावा विनाश के स्तर के विशेषज्ञों का कोई अन्य भगवान नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस को उखाड़ फेंकने के मामले के लिए वह इसके बारे में विस से बात करने के बाद कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि जिया व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहा है, इसलिए सब कुछ सेट है। वापस जाने के बाद मैं लामबंद होने का आदेश दूंगा। दैनिक मिशन को अंजाम देने वाले दस्तों के अलावा जो पीछे रहेंगे, अन्य सभी योद्धा कॉमर्स एलायंस को खत्म करने की लड़ाई में शामिल होंगे। चुने गए योद्धा सुपर वॉरियर्स या उससे ऊपर के होने चाहिए। सुपर वॉरियर्स के पास 100,000 या उससे अधिक बैटल पावर होनी चाहिए। होंगशान ग्रह पर अब ऐसे कई योद्धा मौजूद हैं और उन्हें कई विशाल टीमों के निर्माण के लिए खींचा जा सकता है। अद्री और बाडॉक ने एक गंभीर चर्चा की। प्लेनेट होंगशान के उच्च स्तरीय कर्मियों के रूप में वे निर्णय लेने में चूक के कारण सयान जाति को गंभीर नुकसान नहीं होने दे सकते। जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों की तलाश में जाने से पहले रेबेका, लिसे और अन्य लोगों को मुस्कुराते हुए बधाई दी। ग्रह होंगशान से बहुत दूर शून्य में जिया ने उन्हें शून्य स्थान में लड़ते हुए पाया। विभिन्न प्रकार की बिखरी हुई और बेलगाम ऊर्जा ने तूफान उठाए, आसपास के ग्रहों को परेशान किया, जिससे वे कांपने लगे। धीरे से हाथ उठाते हुए तीनों लोगों की युद्ध आभा कुचलकर गायब हो गई। जिया आगे बढ़ते हुए मुस्कुराया और अपना हाथ शिलिंग की कमर पर रख दिया। फिर उन्होंने अंतरिक्ष समय की क्षमता को सक्रिय किया और सभी को ग्रह होंगशान पर विला में वापस लाया। जिया, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। बस अब हम थोड़ा भी विरोध नहीं कर सकते थे। अरे तुम्हारी आंखें। मायज लगातार बातें कर रहे थे, जबकि शिलिंग और 18 चुपचाप बगल में खड़े थे और सुन रहे थे। इस समय उन्होंने देखा कि जिया की आंखों का रंग बदल गया था। धीरे से उसकी आंखों को दबाते हुए चांदी की रोशनी झिलमिला उठी और वे फिर से सुपर सैयान भगवान के लाल रंग में बदल गए। अगर वे ऐसे हैं तो वे पहले की तरह ही होंगे। सुपर सैया भगवान के बाद यह नया रूप है? शिलिंग ने पूछा। जिया ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, ये होना चाहिए। गोकू और वेगेटा सुपर सैया गॉड को तोड़ने के बाद सुपर सैया ब्लू फॉर्म में थे। बेशक यह इस तथ्य से संबंधित है कि उन्होंने त्वरित परिणामों के लिए अपनी उत्सुकता में सुपर सैयान भगवान के क्षेत्र को छोड़ दिया और एक अपूर्ण परिवर्तन से गुजरे। वास्तव में यदि सुपर सैया भगवान को दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है, तो सुपर सैया ब्लू परिवर्तन को छद्म दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के रूप में माना जाना चाहिए। यद्यपि क्षेत्र और शक्ति परिपूर्ण नहीं है, परिवर्तन रूप को देखते हुए इसे वास्तव में दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि अगर चरित्र छद्म को जोड़ा जाता है तो ताकत के मामले में सुपर सैयान ब्लू फॉर्म जिया के चांदी की आंखों के वर्तमान परिवर्तन के लिए पूरी तरह से अतुलनीय है। इस समय जिया को याद आया कि विस ने उसे क्या बताया था और उसने शीलिंग और अन्य लोगों को प्रशिक्षण के लिए विनाश के देवता के ग्रह पर जाने के बारे में सूचित किया जब वे मुक्त होते हैं। शिलिंग ने अपनी उंगलियों से अपने सुंदर काले बालों को खींचा और अपना सिर हिलाया। तुरंत विनाश के देवता के ग्रह पर जाने का इरादा नहीं किया। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी नींव को मजबूत करना चाहता हूँ और तब तक इंतजार करता हूँ जब तक कि मैं इसे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं कर लेता, फिर मैं तुरंत टूट जाऊंगा। उन्होंने कहा, आपका ऐसा सोचना सही है। अच्छी तैयारी सफलता की कुंजी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी नींव को मजबूत करें। आखिरकार आपको रहस्यमय राज्य में प्रवेश करते हुए बहुत समय नहीं हुआ है। थोड़े समय में दिव्य क्षेत्र की बाधा को तोड़ना असंभव है, इसलिए यह आपकी नींव को मजबूत करने का समय है। जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों की योजनाओं पर सहमति व्यक्त की। विस ने लाजुली को प्रशिक्षण के लिए आने की अनुमति भी दी है। आपको क्या लगता है? उसने 18 की ओर देखा और उसने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि क्रिएटिव गॉड स्टार शरीर की क्षमता को विकसित करने में बहुत प्रभावी है। मैं दायरे को समझ नहीं सकता, लेकिन मैं अभी भी इसे एक नजर देने की उम्मीद करता हूँ। नोवेल USB.com। फिर मैं पहले लाजुली को ले जाऊंगा और यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के बारे में भी पूछूंगा। वह मुस्कुराया और व्यवस्था की। अगले दिन जिया 18 को लाया और विनाश के देवता के ग्रह पर गया। उसे विस में लाने के बाद जिया ने यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के बारे में पूछा। वाह, मुझे यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के बारे में बताओ। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस यह एक रुचि उन्मुख डार्क एलायंस है। बीरस सामा लंबे समय से उनसे नाराज है, लेकिन क्योंकि उन्हें नष्ट करने में बहुत समय लगेगा और उसने महसूस किया कि वे समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगे, उसने उन्हें इस समय अस्तित्व में रहने दिया। चूंकि आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको उनके गढ़ के बारे में बताऊंगा। विस ने इसे हल्के से कहा, जैसे कि वाणिज्य गठबंधन उनकी आंखों में सिर्फ एक छोटी महत्वहीन चीज थी। और यह वास्तव में सच है। विस की आंखों में, जो अनादि काल से जीवित है, ब्रह्मांड में महत्वाकांक्षी लोगों की कमी कभी नहीं रही है। एक वाणिज्य गठबंधन को खत्म करने के बाद एक और समान संगठन जल्द ही दिखाई देगा। किसी भी मामले में जब तक ये ब्रह्मांड के चलने को प्रभावित नहीं करता है, तब तक वह इन तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता है। जिया ने विस को देखा। यह नहीं पता था कि हंसना है या रोना है।
प्रसिद्ध यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस वास्तव में विस के सामने कुछ भी नहीं था। इससे उसका मन कांपने लगा। यदि वह खुद को उनकी स्थिति में रखता है और इसके बारे में सोचता है तो शायद विनाश के देवता विस और अन्य लोगों की मानसिकता ऐसी है। उनकी स्थिति जितनी उत्कृष्ट होगी उनका दृष्टिकोण उतना ही अलग होगा। अन्यथा यदि वे इन सभी जटिल और तुच्छ मामलों की परवाह करते हैं तो क्या वे मृत्यु से नाराज नहीं होंगे? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 615 टोवा की गुप्त योजना दक्षिण क्षेत्र के पश्चिमी भाग में ग्रह कूडो एक नियंत्रण केंद्र में जो रंगीन प्रतिभा से चमक रहा था। पेनारी अपने अधीनस्थों को विभिन्न स्थानों से प्रेषित डेटा की जांच करने का निर्देश दे रहा था। दक्षिण क्षेत्र के पश्चिमी भाग में तैनात यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के प्रभारी व्यक्ति के रूप में उन्हें एक बड़ा शॉट सफल और प्रसिद्ध माना जाता है। 170,000 युद्ध शक्ति उसे एक स्थानीय अत्याचारी की तरह इस तारों वाले आकाश में सबसे असाधारण और शानदार जीवन का आनंद लेने की अनुमति देती है। धीरे से अपने हाथ में शराब के गिलास को हिलाते हुए पेनारी आत्मा से भरा था। जब वह एक अविश्वसनीय हर्षित मूड में था, अचानक शून्य चमक उठा और 7 समान कपड़े पहने हुए आंकड़े दिखाई दिए। काले बॉर्डर के साथ गहरे लाल रंग के युद्ध कवच ने इन 7 लोगों को भव्य और सक्षम बना दिया। जैसा कि वे अपनी आभा को छिपाए बिना आत्मविश्वास से दिखाई दिए, पेनारी ने सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने खड़े होकर आए लोगों को देखने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, आप लोग कौन हैं? यहाँ आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? नोवेल यूएसबी कॉम वह पेनारी है जो दक्षिण क्षेत्र में तैनात यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस का प्रभारी है। उनकी युद्ध शक्ति 173,000 है और वह काफी परेशानी वाले व्यक्ति हैं। 7 लोगों के नेता ने पेनारी की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में डिजिटल छवि को देखा और भावहीन कहा, केवल 170,000 युद्ध शक्ति कुछ भी नहीं है। एक और लंबे आदमी ने अपनी कलाई घुमाते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन इसे इस स्टारफील्ड में काफी अच्छा माना जाता है। लिडिया, बहुत ज्यादा बात मत करो और जल्दी से मिशन पूरा करो। नेता ने उन्हें घूर कर देखा। लिडिया जल्दी से चुप हो गई और अपनी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ पेनारी को देखा, जैसे कि अपने शिकार को देख रहा हो। उसकी काली आंखें ठंडी रोशनी के विस्फोट के साथ चमक रही थीं। ये पेनारी का पहली बार था जब उन्हें इस तरह के दृश्य का सामना करना पड़ा जहां उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। उनका चेहरा गहरा और गहरा हो रहा है। उसकी भौहें हिलने लगी क्योंकि उसने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया और कठोर आवाज में चिल्लाया, आप वास्तव में मौत को गले लगा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह कॉमर्स एलायंस का आधार है और आप अभी भी इतना कमजोर होने की हिम्मत करते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि तुरंत चले जाएं, अन्यथा मुझे कठोर होने के लिए दोषी न ठहराएं। पेनारी गुस्से में बोली, लेकिन उसके कारण ने उसे संयमित रखा। वह एक क्षेत्र का प्रमुख बन सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अनुकूलन में बुरा नहीं था। वह जानता था कि उसके सामने 7 लोग असामान्य थे और उससे सावधानी से निपटा जाना था। मुझे आश्चर्य है कि आप हमारे प्रति कठोर होने का इरादा कैसे रखते हैं? लिडिया ने जवाब में पूछा। उन्होंने कहा, बहुत हो गया, बकवास मत करो, हम यहाँ वाणिज्य गठबंधन के लिए हैं। तो क्या आप मर सकते हैं? बिना किसी चेतावनी के 7 अपरिचित लोगों ने एक ही समय में हमला किया। भ्रामक आफ्टरछवियां तुरंत उनके दृष्टिकोण के क्षेत्र में हर जगह बिखर गईं। बिजली झिलमिला रही थी और पेनारी की आंखों में इस पल सब कुछ जम गया था और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, ताकत की एक जबरदस्त मात्रा उसके शरीर में घुस गई। जैसे कि माउंट टाई नीचे दबा रहा था, एक विशाल बल ने उसे क्षैतिज रूप से धक्का दिया, जिससे उसका शरीर अनियंत्रित रूप से उड़ गया। पीएफएफ खून के छींटे बाहर निकल आए और पेनारी ढह गए खंडहरों में गिर गया। उसके मुंह से खून निकल आया और उसने अपनी आंखों में सुस्त दृष्टि से उन्हें देखा। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं था। इस क्षण पेनारी का मन कांप उठा, उसका चेहरा पीला दिख रहा था और उसमें से ठंडा पसीना बह रहा था। वह पहले से ही जानता था कि वह उसके सामने इन लोगों का मैच नहीं था, लेकिन वह 170,000 युद्ध शक्ति वाला विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में इस स्तर पर बहुत सारे लोग नहीं थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमेशा सावधानी से काम लिया है और कभी भी अपने सामने इन लोगों को नाराज नहीं किया है। हम ग्रह होंगशान के सयान हैं। आप हमारे नेता को बार बार अपमानित करने के लिए केवल अपने वाणिज्य गठबंधन को दोषी ठहरा सकते हैं। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस से संबंधित किसी भी व्यक्ति का सफाया होने जा रहा है। वाणिज्य गठबंधन? पेनारी चुपचाप अपने चेहरे पर एक दर्द भरे भाव के साथ सुन रही थी। उसकी चेतना फीकी पड़ने लगी थी। क्योंकि वह वाणिज्य गठबंधन का सदस्य है, उनके पूर्व दिनों की महिमा उनकी आंखों के सामने चमक उठी। वह स्वीकार करता है कि उसने आमतौर पर बहुत बुराई की है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। अपने पीले चेहरे के साथ उसकी आंखें धीरे धीरे जीवन की चमक खो देती हैं। मिशन पूरा हो गया है, पेनारी मारा गया है। इस आधार को नष्ट कर दो और फिर चलो अगले गंतव्य पर चलते हैं।
नेता शाक ने उदासीन रूप से पेनारी की लाश को देखा। एक उज्ज्वल ऊर्जा का गोला उसके हाथ से उठा और फिर ग्रह से टकरा गया। एक जोरदार शोर दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस का आधार उग्र और विनाशकारी ऊर्जा के बीच विस्फोट हुआ और खंडहर में बदल गया। अनास्तासिया, अगला लक्ष्य कहाँ है? थोड़े घुंघराले बालों वाली एक पतली महिला ने कम्युनिकेटर की जांच की और धीरे से कहा, दक्षिण क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, ग्रह कटार। सिर हिलाते हुए 7 लोग सिल्वर ग्रे विमान में सवार हो गए और सीधे अगले गंतव्य ग्रह कटार के लिए रवाना हो गए। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में इस तरह की बड़ी और छोटी लड़ाइयां छिड़ गईं। क्योंकि यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस कई ग्रहों के नियंत्रण में है, कर्मियों को तैनात करने के तरीके पर विचार करते हुए एक विशेष युद्ध दस्ते को कई सितारा क्षेत्रों में लड़ाई के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इस तरह इधर उधर दौड़ना बहुत थका देने वाला होता है, लेकिन सैयों को युद्ध पागल होने के लिए किसने कहा? वे हमेशा इस तरह के मिशन का आनंद लेते हैं और इससे कभी नहीं थकते हैं। केवल एक चीज जिस पर उन्हें पछतावा हुआ वह ये थी कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत कमजोर थी और पेनारी जैसे मजबूत विशेषज्ञ पहले से ही सर्वश्रेष्ठ में से हैं। कई कॉमर्स एलायंस नेताओं के पास 100,000 के आसपास ताकत थी, जिसने उन्हें लड़ने का आनंद नहीं दिया। अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर एक स्टारफील्ड में अद्री अंतरिक्ष यान के अवलोकन डेक के माध्यम से बाहर के दृश्यों को देख रहा था। हजारों युद्धपोत फायरिंग कर रहे थे। नीले और सफेद ऊर्जा की तोपें ब्रह्मांड में छेद कर रही थीं और अंतरिक्ष यान में अब और फिर विस्फोट हो रहे थे। इस युद्ध दस्ते को नष्ट करने के बाद मिल्की वे गैलेक्सी में सभी कॉमर्स एलायंस फोर्सेज को मिटा दिया जाएगा। कई आकाशगंगा स्तर के विशेषज्ञ नहीं हैं और कॉमर्स एलायंस द्वारा नियंत्रित सैन्य बल ग्रह होंगशान का विरोध करने में सक्षम नहीं था। 10 दिनों से अधिक समय में फिदेया लोगों की नई तकनीकी शक्तियों की मदद से ग्रह होंगशान के सयान सीमा से गुजरने वाले टिड्डियों की तरह थे, धीरे धीरे वाणिज्य गठबंधन की सभी ताकतों को खत्म कर रहे थे। लेकिन कई बड़े ठिकाने हैं जिनके पास 10 लाख से अधिक ताकत के साथ मजबूत विशेषज्ञ हैं जो उनकी देखरेख करते हैं। इस कारण से अद्री और अन्य लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगला मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है। वहां की स्थिति हमारे लिए परिचित नहीं है। इसके अलावा आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बहुत दूर है। हम केवल शीलिंग और दूसरों की इंस्टेंट ट्रांसमिशन क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्मूलन की गति बहुत कम हो जाएगी। रेबेका ने एक बेहतर गुणवत्ता वाला बैटल आर्मर पहना हुआ था, क्योंकि वह दूरी में गहरे तारों वाले आकाश को देख रही थी। मैंने काय से सुना है कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर कई भयानक लोग हैं। कुछ लोग फ्रॉस्ट दानवों से कम भयानक नहीं हैं। मैं उनके खिलाफ जल्दी से लड़ना चाहता हूँ। पल्लाडी अपनी सीट पर वापस झुक गया। उसके हाथ उसके सिर के पीछे गले लग रहे थे, बेफिक्र दिख रहे थे। वास्तव में मिल्की वे गैलेक्सी में कई अनुभवी विशेषज्ञ थे, लेकिन जिया द्वारा ग्रह होंगशान के उदय का नेतृत्व करने के बाद उन दिग्गजों और उनकी सेनाओं का एक के बाद एक पतन हो गया और मिल्की वे गैलेक्सी में कॉमर्स एलायंस के अधीनस्थ बलों को बहुत गंभीर स्तर तक कम कर दिया गया। चलो पल्लाडी, आप अपने सैया भगवान की ताकत के साथ सुपर सैयान बाडॉक के लिए एक मुकाबला भी नहीं है। उस समय अपमानित मत हो। एलिस ने अपना मुंह ढक लिया और मजाक उड़ाते हुए कहा, आजकल ग्रह होंगशान के शीर्ष अधिकारी आमतौर पर एक सस्ती चाल के माध्यम से अस्थायी रूप से सैयान भगवान राज्य प्राप्त करने में सक्षम हैं। उनकी ताकत एक साधारण सुपर सैयान के बराबर है, जो एक दौड़ के लिए एक ठोस आधार है। पल्लाडी असंतोष में चिल्लाया, ऐसा मत कहो, मैं अभी भी काफी शक्तिशाली हूँ। बाहरी दुनिया की स्थिति से अलग, जो एक उग्र आग की तरह थी, कहीं दानव क्षेत्र की गहराई में। टोवा के अंतरिक्ष समय गलियारे में विशाल महल में किसी भी निवास का कोई संकेत नहीं था। चूंकि मीरा शीलिंग और अन्य लोगों द्वारा घायल हो गई थी और एक स्थानिक दरार में छिपने के लिए चली गई थी, इसलिए विशाल महल में कम लोग थे। टोवा एक हाथ में अपनी थोड़ी के साथ सिंहासन पर आधी झुकी हुई थी, अपने चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान के साथ शून्य में दिखाई देने वाले दृश्यों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद टोवा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और घुमावदार गलियारे का अनुसरण करते हुए महल की गहराई में चला गया। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो रही थी। घुमावदार गलियारा एक भूलभुलैया की तरह था और कोई भी जल्दी से उस रास्ते की दृष्टि खो सकता है जिससे वे आए थे, या ये कहें कि जादू के अजीब प्रभाव के तहत लोग अनजाने में उस जगह के बारे में भूल जाते हैं जहां से वे कभी चले थे। वह एक सफेद जेड दरवाजे के सामने रुक गई। टोवा ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। सफेद जेड से बना दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। यह आधुनिक आभा से भरा एक कमरा था, जो पूरी तरह से चांदी के सफेद रंग में सजा हुआ था, जो एक विज्ञान फाई की भावना दे रहा था। कमरे में हर जगह सभी आकारों की प्रयोगात्मक सामग्री का ढेर लगा हुआ था। मेज पर लिखित डेटा से भरे शोध नोटबुक थे। इंजनों की गूंजती आवाजें मच्छर के गुनगुनाने की तरह कम थीं। यदि आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप इसे नहीं सुन सकते हैं। टोवा एक बैंगनी इंक्यूबेशन कक्ष के सामने खड़ा था, जिसमें बैंगनी घोल में तैरने वाले अंगूठे के आकार के बारे में एक काला लाल लावा है। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह मानव शरीर का भ्रूण रूप था।
टोवा के चेहरे पर एक सौम्य भाव था क्योंकि उसने धीरे से इंक्यूबेशन कक्ष की कांच की दीवार को झटका दिया था। मीरा ने सोचा कि मैं कुछ अजीब जीवन रूप बनाने के लिए जीवन रूपों का अध्ययन कर रहा था, और यहाँ तक कि सोचा कि वह वही था जिसने तथाकथित फ्लू बनाया था। क्या बेवकूफ है, ब्रह्मांड के नियम उस तरह के अप्राकृतिक जीवन रूप को कैसे सहन कर सकते हैं। केवल सबसे शुद्ध व्यक्ति ही जीवन का सार है। अच्छी तरह से बड़ा हो जाओ। मैं वास्तव में एक दिन तुम्हारा उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे उम्मीद है कि दूसरी दुनिया में मैं योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। HMPH। मीरा ने मेरी अनुमति के बिना डेमिग्रा को पुनर्जीवित किया। सौभाग्य से उसे समय पर समाप्त कर दिया गया था। अब मुझे आश्चर्य है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और छिपना चाहिए। डेमिग्रा के बारे में सोचकर टोवा का मूड खराब हो गया। जिसके बारे में बात करते हुए किसने सोचा होगा कि प्राचीन काल में मीरा का हिरुडेगान बनाने का उद्देश्य डेमिग्रा की पुनर्जीवित चेतना को ले जाने के लिए इसका उपयोग करना था। ये स्पष्ट है कि वह, है ना? अचानक कुछ याद करते हुए टोवा को एक चतुर विचार आया और उसके मुंह के कोनों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ बहुत सुरक्षित नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। उसके सामने लावा लाइफ फॉर्म टोवा के पूरे जीवन की कड़ी मेहनत कहा जा सकता है। यह उसकी योजना की सफलता या विफलता से संबंधित है। बाहरी दुनिया के साथ साथ समय के सर्वोच्च इकाई के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करने के लिए उसने केवल वर्तमान अंतरिक्ष समय में इस प्रयोग को अंजाम दिया। अन्य अंतरिक्ष समय से उसके में दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की भूमिका है। यह महसूस करते हुए कि अंतरिक्ष समय आंगन एक सुरक्षित जगह नहीं है, टोवा ने अपने हाथ में पतली जादू की छड़ी को स्थानांतरित कर दिया और एक बवंडर पैदा हुआ। उसके बाद एक चमकदार सियान प्रकाश फूट पड़ा और अंधेपन की एक छोटी अवधि के बाद कमरे में सब कुछ दूर स्थानांतरित हो गया। सफेद जेड दरवाजे को बंद करके टोवा एक स्नीर के साथ महल से बाहर चला गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 616 विशाल परिवर्तन अंतरिक्ष समय गलियारे के बाहर दानव क्षेत्र के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और मध्य टोवा की अंतरिक्ष समय क्षमता से काट दिया गया था। टोवा की अनुमति के बिना दानव क्षेत्र का कोई अन्य जीवित प्राणी अंतरिक्ष समय गलियारे में प्रवेश नहीं कर सकता है और यहाँ तक कि टोवा के नामात्र के बड़े भाई दानव क्षेत्र के राजा डाबूरा को भी अनुमति नहीं है। दानव क्षेत्र की बंजर जमीन पर चलते हुए आकाश में एक गहरा लाल रक्त चंद्रमा लटक रहा था और जानवरों की डरावनी आवाजें सुनी जा सकती थीं, जिससे लोगों को एक उदास और भयानक एहसास हो रहा था। इस क्षण खोपड़ियों के साथ बनाए गए रास्ते से तेज दांतों वाला एक भयंकर जानवर बाहर निकला, जिसने अपनी आंखों में एक सर्वव्यापी चमक के साथ टोवा के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और उस पर गरजने लगा। मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए टोवा कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन अचानक हवा में एक ठंडी किरण चमकी और गर्म खून का छिड़काव किया गया। लंबे सिर वाला एक विदेशी प्राणी टोवा के सामने घुटने टेक दिया। मैडम टोवा, राजा डाबूरा आपको आने के लिए आमंत्रित करता है। ओह, मेरा बड़ा भाई मुझे किसी चीज के लिए ढूंढ रहा है। क्या ये फिर से बबीदी का विचार है? बैंगनी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं क्योंकि टोवा अवमानना से देख रहा था। अंतरिक्ष समय नियंत्रकों के लिए, जो अन्य दुनिया के स्वयं के साथ संवाद कर सकते हैं, समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में कई रहस्य नहीं हैं। वह डाबूरा काफी निराशाजनक है। भले ही वह दानव क्षेत्र का राजा है, वह पूरे दिन बबीदी के साथ घूमता रहता है, ये योजना बनाता है और कुछ माजिन बुयू को पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन अगर माजिन बुयू को पुनर्जीवित किया जाता है तो क्या उनकी ताकत पौराणिक सुपर सैयान ब्रोली के समान है, जिन्हें तब उनके द्वारा ग्रह होंगशान में भेजा गया था? इतनी ताकत के साथ वह अभी भी दुनिया पर शासन करने की उम्मीद कर रहा है। टोवा, जो उच्च स्तर की शक्ति के संपर्क में आया है, लंबे समय से इस स्तर के विशेषज्ञ को देखने का आदी है और उसके शब्दों में बहुत तिरस्कार था। ओह, भगवान डाबूरा और भगवान बबीदी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें मुझे परेशान करना बंद करने के लिए कहो, टोवा ने सख्ती से कहा और एक लहर के साथ उसने अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग किया और इसे कचरे की तरह उड़ते हुए भेज दिया। बबीदी, वह अत्यात्मविश्वासी साथी, क्या वह वास्तव में सोचता है कि जादूगर का मेरा शीर्षक कुछ भी नहीं है? फिर उसने धीरे से आह भरी। अब उसकी योजना का महत्वपूर्ण क्षण है। उसके पास फिलहाल उन्हें उकसाने का समय नहीं है। ... समय उड़ जाता है और पलक झपकते ही आधा साल बीत जाता है। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के खिलाफ विनाश की लड़ाई, जो पूरे जोरों पर थी, धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। विनाश की प्रक्रिया में युद्ध का धुआं एक के बाद एक ग्रहों में फैल गया था, क्योंकि यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस में कई सुपर विशेषज्ञ थे जिन्होंने कूलर के स्तर को पार कर लिया था। सभी उच्च स्तरीय सैयां लड़ने का आनंद लेने में सक्षम थे। बेशक हताहतों की संख्या अपरिहार्य है और सैयन भी युद्ध के मैदान में मारे जाने के लिए खेद महसूस नहीं करते हैं। अंतिम लड़ाई कॉमर्स एलायंस के मुख्यालय में हुई। नेता एक सुपर परफेक्ट सेल स्तरीय विशेषज्ञ थे, लेकिन जैसे ही
शीली, मीफेई और अन्य ने कार्रवाई की। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस मुख्यालय के साथ 1 दर्जन से अधिक ग्रह यूनिवर्स 7 का इतिहास बन गए। ग्रहों को नष्ट करने वाले भयंकर युद्ध को देखने के बाद सभी सैयां अभी भी संतुष्ट नहीं थे। विलाप कर रहे थे कि कौन जानता है कि ऐसी लड़ाई फिर से कब आएगी। यूनिवर्स कॉमर्स एलायंस के पतन के साथ यूनिवर्स 7 ने एक दुर्लभ शांतिपूर्ण अवधि में प्रवेश किया। उसी समय ग्रह होंगशान के सैयान का नाम अब मिल्की वे आकाशगंगा तक सीमित नहीं था। ब्रह्मांड में लगभग हर शीर्ष स्तर की सभ्यता को पता था कि दूर मिल्की वे गैलेक्सी में इतनी शक्तिशाली जाति है। वेदव ग्रह एक भयानक खाई में धुंधली प्रकाश किरणें घने बादलों द्वारा अवरुद्ध थीं और उन्होंने केवल कुछ प्रकाश किरणों को गुजरने की अनुमति दी थी। मीरा का उदास चेहरा ठंडक से भरा हुआ था और उसकी रक्त लाल आंखें एक क्रूर और ठंडी चमक के साथ चमक रही थीं। उसके चारों ओर सैकड़ों रक्त लाल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल थे और हर क्रिस्टल एक ग्रह की आत्माओं और शिकायतों से संघनित था। फ्यूज एक जोरदार जयकार के साथ प्रकाश की भव्य और चमकदार किरणों ने पूरी खाई को रोशन कर दिया। हजारों चमकदार रूबी जैसे अंतरिक्ष समय क्रिस्टल तेजी से घूमते हैं, चमकदार लाल प्रकाश किरणों के साथ झिलमिलाते हैं और फिर 3 या 4 में एक दूसरे के करीब आते हैं। अंत में 112 विशाल क्रिस्टल में घुल जाते हैं। उसकी आंखों में एक गहरी चमक उठी और वह अचानक हंसी में फूट पड़ा। हा 112 रक्त लाल क्रिस्टल, उनमें से प्रत्येक कम से कम 10 ग्रहों के जीवित प्राणियों और उनकी शिकायतों का एक सम्मेलन है और शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं को बुलाने के लिए पर्याप्त है। ग्रह होंगशान, सैयान और देवता, आपने मुझे जो दर्द दिया है मैं उसे 100 गुना वापस कर दूंगा। जल्द ही यूनिवर्स 7 की संपूर्णता एक खूनी युग में प्रवेश करेगी। मीरा ने अपनी उंगलियों को काट लिया और 112 रक्त क्रिस्टल के चारों ओर एक भयानक और भयंकर दिखने वाली स्थानिक दरार दिखाई दी। दरार के दूसरी तरफ से एक आत्मा कांपने वाली बुरी आभा निकली और पूरी खाई कांप उठी। जल्द ही क्रिस्टल ने पर्याप्त बुरी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और नर्म और विकृत होना शुरू कर दिया। जल्दी से 112 ह्यूमनॉइड राक्षसों में बदल गया। उनमें से प्रत्येक के माथे पर एक एक्स प्रतीक था जो सुपरविलेन मोड तारांकन का संकेत था। इससे पहले कि मैंने खलनायक मोड का उपयोग किया, लेकिन ये सुपरविलेन मोड है जो खलनायक मोड का उत्तराधिकारी है। जागो प्राचीन काल के राक्षस, जिस लड़ाई का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वह शुरू होने वाली है। मीरा ने प्राचीन काल में सील किए गए राक्षसों के आगमन की घोषणा करते हुए अपनी बाहों को उठाया और चिल्लाया। कुछ देर रुकने के बाद मीरा ने सामने की पंक्ति में सिर पर काले सीन के साथ 10 एलियंस की ओर इशारा किया और कहा, ठंडा, तुम अपनी दौड़ का नेतृत्व करो और पूर्वी क्षेत्र की ओर मार्च करो। वहां तुम्हारी फ्रॉस्ट दानव जाति का पुराना दुश्मन रहता है, सैया। इस संवेदनशील शब्द को सुनकर सुपरविलेन मोड चिल्ड ने एक धीमी जानवर जैसी दहाड़ निकाली। ये चिल्ड फ्रॉस्ट दानव जाति का पूर्वज है जिसे प्राचीन काल में बाडॉक ने मार दिया था। चिल्ड के बगल में खड़े लोग बेहद दुष्ट फ्रॉस्ट दानव जाति के लगातार पीढ़ी के सदस्य हैं। हालांकि वर्तमान अंतरिक्ष समय के बाडॉक ने समय यात्रा नहीं की, इतिहास ने प्रारंभिक अंतरिक्ष समय से इस लड़ाई की नकल की है। पिशाच, आपका लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र में याराटियन है। दानव ओरा, आपका लक्ष्य अंडरवर्ल्ड के मृत योद्धा हैं। दानव जानवर येगे, तुम्हारा लक्ष्य दानव क्षेत्र में है। मीरा ने उन्हें एक एक करके मिशन सौंपा। समझ गया। रोर 112 सुपरविलेन मोड राक्षस जोर से चिल्लाया। मीरा ने इतिहास के सबसे बुरे लोगों को बुलाया था। उस लक्ष्य के बारे में जानने के बाद जिसे वे नष्ट करने वाले थे, उनकी रक्त लाल आंखें चमक उठी और वे खून की प्यासी हंसी में फूट पड़े। 112 राक्षसों के गायब होने के बाद मीरा बुरी तरह से मुस्कुराई जब उसके बगल में एक छायादार आकृति दिखाई दी जो गले में एक काले प्रभामंडल के साथ एक एंजल के समान पोशाक पहने हुए थी। वह स्पष्ट रूप से वर्जित अस्तित्व था जिसे विस और अन्य लोग लंबे समय से डरते थे, एक डार्क एंजल। मीरा, आप जानते हैं कि ये लोग अकेले यूनिवर्स 7 में अराजकता नहीं ला सकते हैं, अंधेरे स्वर्गदूत ने उदासीन रूप से कहा। नोवेल यूएसबी कॉम, मीरा ने ठहाके लगाते हुए कहा, बेशक मुझे पता है, लेकिन मुझे और भी अंधेरे की जरूरत है। डेमिग्रा के पुनरुत्थान को पूरा करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है। इसके अलावा क्या आप डार्क एंजल्स भी इसके लिए लक्ष्य नहीं बना रहे हैं? नहीं, हम आपके जैसे नहीं हैं। हालांकि हम एक साझा उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से सहयोग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कई स्पेस टाइम का डेमिग्रा भी हमारे बॉस का मैच नहीं है। डार्क एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा और गायब होने से पहले तुरंत काले धुएं में बदल गया। हम्फ, क्या उसका बॉस लेंसिस है? मूल पाप, मीरा ने उदासीन रूप से अपना सिर नीचे कर लिया। किसी को नहीं पता था कि वह क्या साजिश रच रहा था। वह नहीं जानता था कि कई अंतरिक्ष समय का डेमिग्रा कितना शक्तिशाली है, क्योंकि वह पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 617 बड़े पैमाने पर आक्रमण ग्रह होंगशान, मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर अंतरिक्ष में प्रकाश की कुछ चमक उभरी जो प्रकाश की गति से अधिक गति से ग्रह होंगशान के पास आ रही थी। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कुछ प्राचीन अंतरिक्ष यान प्रकाश के जंपिंग बैंड की तरह लग रहे थे।
डिस्क के आकार के बाहरी हिस्से में एक उभरा हुआ कॉकपिट है और सुव्यवस्थित आधुनिक तकनीक की तरह सपाट नहीं था। पूर्वज, हम थोड़ी देर में ग्रह होंगशान पहुंच जाएंगे। चमकती लाल आंखों के साथ एक फ्रॉस्ट दानव ने अंतरिक्ष यान के मार्ग की ओर इशारा किया। इस बार होंगशान ग्रह पर हमला करने के लिए मीरा के आदेश के बाद मीरा द्वारा पुनर्जीवित दर्जनों लोगों के अलावा कुछ फ्रॉस्ट दानव अन्य आकाशगंगाओं में भी घूम रहे हैं, जिन्हें विशेष साधनों का उपयोग करके चिल्ड द्वारा बुलाया गया था। चिल्ड, जो अपनी सीट पर बैठा था, ने उदासीन रूप से सिर हिलाया और अपने हाथों को आर्मरेस्ट पर रखा, एक आभा का प्रदर्शन करते हुए जैसे कि सभी को करीब न आने की चेतावनी दे रहा हो। उसके आसपास के कई फ्रॉस्ट राक्षसों के चेहरे पर भी बुरी आभा का प्रदर्शन करते हुए उदासीन रूप था। उन्होंने कहा, वैसे जब आप सैया का सामना करते हैं तो उन पर तुरंत हमला करें और उन्हें प्रतिक्रिया देने का कोई मौका न दें। सैया तब तक भयभीत नहीं होते जब तक वे सुनहरे बालों वाले सुपर सैया में नहीं बदलते। अचानक चिल्लाया। ये कहते हुए चिल्ड की रक्त लाल आंखों ने उसके बगल में अपने लोगों को देखा और कहा, सर, मीरा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फ्रॉस्ट दानव जाति में सबसे शक्तिशाली शीत परिवार और डेविडो परिवार इस युग में सभी सुपर सैयन के हाथों नष्ट हो गए हैं। क्या मैंने बहुत पहले एक पैतृक नियम नहीं छोड़ा था कि हमें कभी भी किसी सैया को छोड़ने नहीं देना चाहिए? तो ऐसा कुछ अभी भी क्यों होगा? पूर्वजों, ये सब इसलिए है क्योंकि शीत परिवार के फ्रीजा ने प्राधिकरण के बिना निर्णय लिया। चूंकि उत्तरी क्षेत्र जहां सैया रहते हैं वह शीत परिवार का क्षेत्र है, इसलिए हमारे पास हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं था। एक फ्रॉस्ट दानव जो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से था ने तुरंत जवाब दिया और मामले के पूरे विवरण की सूचना दी। वह एक फ्रॉस्ट दानव था जिसे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर निर्वासित कर दिया गया था और उसे अपनी दौड़ में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। अतीत में कोल्ड परिवार और डेविडो परिवार फ्रॉस्ट दानव जाति के मुख्य प्रतिनिधि थे। उनके जैसे कमजोर कबीले लंबे समय से मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निर्वासित थे। बेकार लोग, ठंडा, अपने साथियों की मूर्खता और अहंकार से असंतुष्ट, ठंड से शापित। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि सुपर सैयान फ्रॉस्ट दानव जाति के शासन को धमकी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अभिमानी रूप से उन्हें जीवित रखा। शीत परिवार ने अपने स्वयं के विनाश की तलाश की। ये सोचकर चिल्ड और भी क्रोधित हो गया और एकदम घोटू आभा फूट पड़ी। तुरंत अंतरिक्ष यान में बड़े और छोटे अलार्म बज गए, जैसे कि वे नरक के शुद्धिकरण में थे। अंतहीन दुष्ट आभा ने फ्रॉस्ट दानवों को ठंड महसूस कराई और वे कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वहीं चिल्ड को देख रही आंखें दहशत से भरी हुई थीं। ये पूर्वजों की शक्ति है। यहाँ तक कि मृत राजा कोल्ड में भी ऐसी ताकत होने की संभावना नहीं थी। क्या ये सर मीरा की सुपरविलनाइजेशन क्षमता है? फ्रॉस्ट दानव उनके दिल में कल्पनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने विरोध करने का कोई विचार नहीं किया। तारों से भरे आसमान में बिजली के झोंके की तरह हिलते हुए हुश को चिल्ड और अन्य लोगों के सामने लाल काले ग्रह होंगशान का सिलहुट दिखाई देने में ज्यादा समय नहीं लगा। हा, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। चिल्ड अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका लंबा शरीर एक अतुलनीय दबंग आभा को दर्शाता है क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया था। तैयार हो जाओ, हर कोई फैलता है और अपने दिल की सामग्री के लिए सैया के खिलाफ बदला लेता है। हाँ पूर्वज, नीचे एक पंक्ति में खड़े फ्रॉस्ट दानवों ने एक स्वर में जवाब दिया। लड़ने में मजा आया। चिल्ड ने अपनी बाहें चौड़ी कर दी और बुरी तरह चिल्लाया, मार डालो, यह आखिरकार बदला लेने का समय है। 1 दर्जन से अधिक फ्रॉस्ट दानवों ने अपने अधीनस्थों को जोर से चिल्लाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि क्रूर और अंधेरे आभा की लहरों ने हवा का दम घोंट दिया। जैसे ही कुछ अंतरिक्ष यान धीरे धीरे होंगशान ग्रह की बाहरी रक्षा कक्षा में प्रवेश करते हैं, काली छाया को नीचे पेश किया जाता है जैसे कि यह सूर्य ग्रहण था। उसी समय ग्रह होंगशान पर विभिन्न स्थानों पर अलार्म बज गए। अंतरिक्ष से बुरी आभा को महसूस करते हुए ग्रह पर सैयान ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया और अपने दिल में जानते हुए अपना सिर उठा लिया कि एक और दुश्मन ने उनके घर ग्रह होंगशान पर आक्रमण किया था। अभी भी ऐसे लोग हैं जो ग्रह होंगशान पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। सभी सैयान अविश्वसनीय थे। हाल ही में मल्टीवर्स में सैयन के दबंग पक्षों को प्रदर्शित करने के बाद सैयान मुख्यालय के रूप में ग्रह होंगशान पर अभी भी विदेशी दुश्मनों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक अत्यधिक विकसित देश ने अभी दुनिया के एकीकरण की घोषणा की, लेकिन जल्द ही आदिम स्वदेशी लोगों के एक समूह द्वारा आक्रमण किया गया। ये बस अप्रत्याशित है। बेंग गार्डियन कोर ऑब्जर्वेशन सेंटर के कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात शाक ने अपनी मुठियां पटक कर लकड़ी की मेज पर टक्कर मार दी, जिससे वह हिंसक रूप से कांपने लगा। निरर्थक, वे ग्रह होंगशान पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। शाक ने पास के सहायक को देखा और गंभीर रूप से कहा, तुरंत गार्डियन कॉप्स और विशेष युद्ध दस्ते के सदस्यों को सूचित करें जो ग्रह होंगशान पर पीछे रह गए थे कि यह फिर से लड़ने का समय है, और युवा सैयों को आपातकालीन आश्रय में जाने के लिए भी सूचित करें। कमांड सेंटर से व्यवस्थित तरीके से आदेश पारित किए गए थे। जल्द ही 1000 से अधिक शक्तिशाली योद्धा एक साथ एक भयानक आभा के साथ फूट पड़े, जिससे दुनिया ने रंग खो दिया, और फिर हवा के माध्यम से दौड़ते हुए उस स्थान की ओर उड़ गए जहां दुश्मन दिखाई दिया। हा, कोई लड़ने आया है। अब मैं जितना चाहूं खेल सकता हूं।
एक 11 या 12 वर्षीय छोटी लड़की खुशी में चिल्लाई। उसका शरीर एक अत्याचारी पन्ना जैसी हरी चमक से चमक रहा था। मीफेई, इसे गंभीरता से लो। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अपनी बड़ी बहन के रूप में शिली असंतोष में मीफेई पर चिल्लाई। कोई इतना खुश कैसे हो सकता है जब उसके घर गृह पर हमला किया जा रहा है? अपने सिर को घुमाते हुए उसने अपने बगल के एक लड़के से कहा, विक्की, तुम अभी एक बार मर गए हो, इसलिए इस लड़ाई में भाग न लें। मुझे पता है। छोटे लड़के ने जानबूझकर सिर हिलाया। शिली की ठंडी आंखें दूर की ओर मुड़ गईं, जहां एक दर्जन से अधिक शक्तिशाली आभाएं थीं जो स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के सामान्य मानदंड को पार कर गईं और उसकी भौहें नीचे कर दीं। वे कौन हैं? वे एक साधारण सुपर सैया से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अपना सिर हिलाते हुए शिली ने मीफेई का हाथ लिया और आकाश में चढ़ गया। उसी समय आद्री और अन्य भी तैयार थे और ग्रह होंगशान के सभी शक्तिशाली योद्धा चिल्ड और अन्य की स्थिति की ओर उड़ गए। यह एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसमें विशाल पहाड़ और घुमावदार लकीरें एक साथ केंद्रित थीं, क्योंकि लहरदार पहाड़ एक जटिल और परिवर्तनशील इलाके बनाने के लिए एक साथ एकजुट होते थे। फ्रॉस्ट राक्षस आद्री घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जिस क्षण उसने चिल्ड और अन्य लोगों को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक कठोर जानलेवा आभा तुरंत फूट पड़ी, जिससे पूरा लाल काला ग्रह कांपने लगा। क्या हो रहा है? मिल्की वे गैलेक्सी की फ्रॉस्ट दानव दौड़ को पहले ही मिटा दिया जाना चाहिए था। अचानक इतने सारे लोग क्यों उभर आए? बारडॉक अपने चेहरे पर एक निशान के साथ अपनी भौहों को झुकाया और तुरंत सुपर सैयान राज्य में प्रवेश किया। चिल्ड और अन्य फ्रॉस्ट दानवों को उम्मीद नहीं थी कि सैया इतनी जल्दी दिखाई देंगे। वे उतरने के लगभग तुरंत बाद दिखाई दिए और तुरंत सुपर सैया में बदल गए, जिसने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया। पहला कदम उठाने की उनकी मूल रणनीति अब स्पष्ट रूप से लागू होने में असमर्थ है। इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कोल्ट के परिवार के उन बेवकूफों ने उनके लिए एक बड़ा संकेत स्थापित किया ताकि सैया उन्हें तुरंत पहचान सकें। पूर्वज, ये सैया जानते हैं कि नामक किसी चीज के माध्यम से विरोधियों के अस्तित्व को कैसे महसूस किया जाए। मुझे लगता है कि उन्हें इसके माध्यम से हमारे आगमन के बारे में पता था। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर से फ्रॉस्ट दानव ने आगे बढ़कर कहा, वास्तव में एक अच्छा कौशल है। चिल्ड के चेहरे पर एक उदास नजर आ रही थी। जिस क्षण उन्होंने सैयों के शीर्ष सोपान को प्रकट होते देखा, वह और अन्य फ्रॉस्ट राक्षस बर्फीली और हाड़ कंपा देने वाली अंधेरी आभा के साथ फूट पड़े। अचानक चिल्ड ने बारडॉक को विपक्षी खेमे में देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाली दृष्टि दिखाई दी और फिर उसकी खूनी जानलेवा आभा पदार्थ में बदल गई, यहाँ तक कि अगर दूसरे पक्ष के सुनहरे बाल और हरी आंखें भूरे रंग की हो जाती हैं, तो भी वह उसे पहचानने में सक्षम होगा। ये तुम हो? तुम अभी तक जीवित क्यों हो? चिल्ड का चेहरा काफी बदल गया और उसने बारडॉक की ओर इशारा किया और दहाड़ा। वह उस सुपर सैया के सुनहरे बाल और पन्ना आंखों को कभी नहीं भूलेंगे। सामने वाला वह व्यक्ति है जिसने प्राचीन काल में उसे बेरहमी से रौंदा था। अगर वे सिर्फ एक जैसे दिखते हैं तो उसके चेहरे पर निशान समान क्यों है? वैसे भी जिस क्षण चिल्ड ने बारडॉक को देखा, वह पागल हो गया। बकवास। बारडॉक की नजर कठोर थी। वह नहीं जानते थे कि दूसरी पार्टी किस बारे में बात कर रही है। एक शक्तिशाली और दबंग जानलेवा आभा उभरी, समान रूप से क्रूर लेकिन चिल्ड की तरह अंधेरा नहीं। उसने इस व्यक्ति को अपने सामने कभी नहीं देखा था, लेकिन जब तक वे फ्रॉस्ट दानव जाति से हैं, बस उन्हें मार डालो। बैंग, बर्फ। सैयान और फ्रॉस्ट दानव जल्दी से एक लड़ाई में लगे हुए थे। इस बार 1 दर्जन से अधिक फ्रॉस्ट दानव थे जो ग्रह होंगशान पर पहुंचे थे। उनमें से असाधारण रूप से मजबूत फ्रॉस्ट राक्षस जो मीरा द्वारा सुपरविलेन किए गए थे, बहुमत के लिए जिम्मेदार थे। उसी समय ग्रह होंगशान पर कई सुपर सैयान स्तर के विशेषज्ञ थे। यद्यपि असली सुपर सैया केवल कुछ ही थे, लेकिन ताकत में सुपर सैयन की तुलना में दर्जनों सैया देवता थे। लड़ाई अराजक थी। जैसे ही एलियंस एक एक करके गिरे, प्लेनेट होंगशान का कोर घूमने लगा और सुनहरे प्रकाश ने ग्रह की सतह को नुकसान को रद्द कर दिया। हा, मारो। जैसे जैसे मीफेई का हरा सिलहूट तेजी से एलियंस के बीच घूमता रहा, शरीर बिना किसी जीवन के नीचे गिर गए। चिल्ड और अन्य लोग कई अधीनस्थों को लाए थे, लेकिन वे मीफेई को इस तरह से खेलते हुए सहन नहीं कर सके। दूसरी तरफ सुपर सैयान 2 राज्य में शिली ने मीफेई को देखा, जो एक छोटे पिकअप ट्रक की तरह तेजी से दौड़ रहा था जो नियंत्रण से बाहर था, और अपना चेहरा ढक लिया और आह भरी। फिर उसने अपनी लहराई और एक बवंडर की तरह एक विशाल अराजक तूफान उठ गया। नोवेल यूएसबी कॉम ग्रह होंगशान से ऊपर जिया शिलिंग और मायस के साथ रुक गया। नीचे शांति से लड़ाई देख रहा था। शिलिंग ने कहा, वे सिर्फ इस ताकत के साथ हमें उकसाने की हिम्मत करते हैं। उन फ्रॉस्ट दानव के सिर में सुपरविलेन मोड का प्रतीक है। मुझे डर है कि मीरा ने उन्हें भेजा है। जिया ने नीचे सुपरविलेनाइज्ड फ्रॉस्ट दानवों को देखते हुए भौहें सिकोड़ी और ऐसा करने में मीरा के लक्ष्य के बारे में सोचा। क्या ये सिर्फ ग्रह होंगशान की स्थिति में हस्तक्षेप करने और उनकी उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए है? ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता
नहीं है। वह आदमी फिर से, उसे इतने सारे फ्रॉस्ट राक्षस कहाँ मिले? मायस का स्वर बहुत ठंडा था। उसने पहले से ही उसे अपने दिल में चिन्हित किया था और अगर मौका मिलता है तो उसे मार दिया जाना चाहिए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 618 विनाश के देवता बीरस। इन फ्रॉस्ट दानवों में से कोई भी इस युग से नहीं है। बारडॉग से लड़ रहे चिल्ट को देखते हुए जिया का दिल एक दर्पण की तरह था, जो 10 साल पहले ग्रह होंगशान पर पौराणिक सुपर सैयान ब्रोली के आक्रमण के बारे में सोच रहा था। उस समय की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज है। चिल्ट नाम के इस फ्रॉस्ट दानव को प्राचीन काल में बारडॉग के हाथों मर जाना चाहिए था, लेकिन वह अब फिर से प्रकट हुआ है। जाहिर सी बात है कि मीरा ने स्पेस टाइम पावर का इस्तेमाल किया। मायस उसे सुनने और जिया के शब्दों के अर्थ को समझने के बाद आश्चर्यचकित हो गए। अंतरिक्ष समय क्षमता वास्तव में परेशानी है। इसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है, अंतरिक्ष समय की क्षमता वाले इन लोगों को बुलाना आसान नहीं है। किसी को अंतरिक्ष समय खंडित दुनिया का निर्माण करना पड़ता है और बलिदान के रूप में बहुत सारे जीवित प्राणियों की आवश्यकता होती है। मीरा ने कितने अपराध किए? अपना सिर हिलाते हुए जिया ने नीचे लड़ाई देखी जो अंत के करीब थी। तभी उनके हाथ पर लगी बैंगनी रंग की टाइम रिंग चमक उठी। समय के सर्वोच्च काय से एक संदेश आया। जिया, वहां परेशानी है। ब्रह्मांड 7 के चारों ओर हजारों छोटे खंडित दुनिया अचानक दिखाई दी हैं और ये दुनिया बेहद अस्थिर हैं। एक के बाद एक कई टुकड़े नष्ट हो रहे हैं। परेशानी की बात यह है कि जब ये दुनिया नष्ट हो जाती है तो उत्पन्न ऊर्जा तूफान इसके आसपास की अन्य खंडित दुनिया को प्रभावित करता है। टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय का स्वर बहुत उत्तेजित था और उसकी युवा आवाज बहुत तेज थी। मैं देखता हूँ, इसलिए यह मीरा की योजना है। वह पूरे ब्रह्मांड को गड़बड़ करना चाहता है। जिया अचानक मीरा के लक्ष्य को समझ गई। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल सिर्फ तोप का चारा था। असली प्लान भी मीरा द्वारा नियंत्रित खंडित दुनिया थी। ब्रह्मांड 7 मल्टीवर्स के 12 ब्रह्मांडों में से एक है। उनमें विनाश के देवता और स्वर्गदूत तैनात हैं। सामान्य परिस्थितियों में सार्वभौमिक विनाश का कोई संकट नहीं होगा, लेकिन जब एक ही समय में कई खंडित दुनिया विस्फोट करती हैं, तो ये कम या ज्यादा ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी, और जब ये गंभीर होगी तो ये ब्रह्मांड के आंतरिक नियमों के संचालन को भी प्रभावित करेगी। कभी कभी एक चेन रिएक्शन डोमिनोज इफेक्ट जैसी बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है, और यह स्पष्ट है कि यह मीरा का लक्ष्य है। कई अंतरिक्ष समय डेमिग्रा को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए मीरा ने जो किया उसे बहुत बड़ा बताया जा सकता है। जिया को नहीं पता था कि यह सब करने के अलावा उन्होंने यूनिवर्स 7 में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भी भेजा। ये सैनिक अंडरवर्ल्ड, जीवित की दुनिया, दानव क्षेत्र, साथ ही विभिन्न स्थानों पर गए ताकि पूरे ब्रह्मांड के संचालन को बाधित किया जा सके। क्रोनोआ, मुझे मीरा का स्थान दो। टाइम के सुप्रीम काय को एक संदेश भेजते हुए जिया ने पीछे मुड़कर शिलिंग और मायस से कहा, आप ग्रह होंगशान की देखभाल करते हैं और हमारे लोगों को गंभीर हताहत न होने दें। ठीक है, शिलिंग ने गंभीरता से जवाब दिया। इस समय के सर्वोच्च काय ने मीरा का स्थान भेजा। जिया ने एक नजर डाली, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग में यूनिवर्स 7 के स्टार चार्ट को बुलाया। मिल गया। एक हल्की चिल्लाहट के साथ प्रकाश की एक किरण चमकी और जिया जल्दी से गायब हो गया। वेदव ग्रह। जिया की आकृति एक अंधेरे तारों वाले आकाश में दिखाई दी। जैसे ही वह प्रकट हुआ, एक बुरी आभा बह गई। जिया ने अपने चेहरे पर एक घृणित नजर के साथ नाकभान सिकोड़ी। क्रोनोआ, मीरा की पोजीशन पर ताला लगा दो। इस बार उसे भागने मत दो। पिछली बार मीरा को शिलिंग, मायस और लाजुली की टीम ने हराया था, लेकिन वह अंतरिक्ष दरार के माध्यम से बच गए थे। जिया ने अपना सबक सीखा और समय के सर्वोच्च काय को आसपास की जगह को बंद करने के लिए कहा। इस बार मीरा पंख बढ़ने पर भी भाग नहीं पाएगी। उस समय क्रोनोआ नेस्ट ने जल्दी से जवाब दिया और पूरे ग्रह के अंतरिक्ष समय को सील करने के लिए शुरुआत और अंत की पुस्तक को नियंत्रित किया। आपके आसपास के स्पेस टाइम को मैंने सील कर दिया है। टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय से जवाब मिलने के बाद जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर उसका शरीर गायब होने से पहले बिजली में बदल गया। जिया ने मीरा की आभा की तलाश की और खींचे गए प्राचीन भित्ति चित्रों से भरी खाई में पहुंच गया। सावधान रहो, मीरा ने अंदर हर जगह जाल बिछा रखा है। क्रोनोआ की युवा आवाज जिया के कानों में बजी। जिया ने गंभीरता से आसपास के भित्ति चित्रों को देखा और जैसा कि अपेक्षित था, एक रहस्यमय मानसिक हमला उसकी ओर आया। अपने पैर को हल्के से थपथपाते हुए सिल्वर ग्रे ऊर्जा कुछ बार झिलमिलाती है और जिया की लाल आंखें तुरंत चांदी सफेद हो जाती हैं। उसने अपनी उंगलियों को थोड़ा झुकाया और एक स्नीर के साथ उसकी ओर आने वाले सभी मानसिक हमले दूर हो गए। क्या मीरा को लगता है कि मैं वैसा ही हूं जैसा मैंने डेमिग्रा के खिलाफ लड़ा था? जिया ने मजाक किया। दुर्भाग्य से 6 महीने पहले जिया पहले ही दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। यह निम्न स्तर का मानसिक हमला उस पर काम नहीं करेगा। जल्दी और आसानी से जिया ने मीरा द्वारा निर्धारित जाल को क्रमिक रूप से समाप्त करते हुए एक नोमैंस लैंड बनाया। जिया, तुम इतने शक्तिशाली कब हो गए? समय के सर्वोच्च काय ने आश्चर्य से पूछा। मैं दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर तक टूट गया हूँ।
अरे, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले से ही एक आधिकारिक समय प्रवर्तनकर्ता बन सकते हैं? आश्चर्य के अलावा टाइम की आवाज के सुप्रीम काय ने कुछ खुशी भी प्रकट की। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दशकों में जिया इतनी जल्दी एक नश्वर से दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ेगी। फिर इस लड़ाई के खत्म होने के बाद मैं आपको एक आधिकारिक टाइम एनफोर्सर बनाने में शुरू कर दूंगा। तब तक आप मेरी तरफ से पहली बार लागू करने वाले होंगे। टाइम के सुप्रीम काय ने बहुत गंभीर स्वर में बात की। जिया ने सिर हिलाया, चलना बंद कर दिया और क्रोनोआ से बात की। क्या आप मेरे लिए एक झंडा सेट नहीं कर सकते? हाँ, टाइम के सुप्रीम काय को नहीं पता था कि जिया किस बारे में बात कर रहा था। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक कितने टाइम इन्फोसिस रहे हैं? उनके शब्दों को सुनकर टाइम के सुप्रीम काय की आवाज कम हो गई। कई हैं, लेकिन मेरे पक्ष में एक भी नहीं है। तो आप सिर्फ एक छोटे से भगवान हैं, जिया ने मजाक में कहा। टाइम क्रोनोआ के सुप्रीम काय ने ठहाका लगाया। ये सब स्पेस टाइम में स्पेस टाइम कंट्रोलर्स की कमी के कारण है, जिसका मैं प्रभारी हूँ, लेकिन मेरी तरफ जल्द ही एक टाइम इन्फोर्सर होगा। इसके अलावा यह उनकी तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। मुझे अब दूसरों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। टाइम के सुप्रीम काय ने लापरवाही से बात की, लेकिन जिया ने इससे बहुत सी बातें सुनी। जिया ने मन ही मन सोचा, तो क्रोनोआ जैसे समय के कई सर्वोच्च काय हैं। उसके शब्दों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि समय के अन्य सर्वोच्च काय की तुलना में क्रोनोआ एक बच्चे की तरह है जो अभी बड़ा हुआ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। जिया ने भावनाओं में आह भरी और आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही उसने एक खाली घाटी में कदम रखा, उसने मीरा को जमीन पर क्रॉस पैर बैठे हुए देखा और उसके बगल में गहरी और भयानक स्थानिक दरारें वाइपर की तरह थीं जो कांटेदार जीभ को थूक रही थीं। घुमावदार जगह समय समय पर विकृत हो जाती है क्योंकि रक्त लाल अंतरिक्ष समय क्रिस्टल धीरे धीरे संघनित होते हैं। हरिम्फ, आप यहाँ हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले ही ब्रह्मांड 7 से बहुत सारी डार्क एनर्जी प्राप्त कर ली है और कई अंतरिक्ष समय के डेमिग्रा को जल्द ही पुनर्जीवित किया जाएगा। मीरा के ठंडे चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गया और उसकी पुतलियां सुई के आकार में सिकुड़ गईं। बैंग, जिया ने सीधे हमला किया था क्योंकि उसकी कठोर मुट्ठी मीरा के शरीर पर गिर गई थी। मीरा के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। पीएफएफएफ, खून की बूंदें बाहर निकल आईं और एक टूटी हुई डोर के साथ पतंग की तरह उसके शरीर को उल्टा उड़ते हुए भेजा गया। इसने कुछ 100 मीटर दूर चट्टान की दीवार पर एक गहरा मानव के आकार का अवसाद छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मीरा की आंखें उभरी हुई थीं और उसे अपने शरीर को छोड़ने की ताकत महसूस हुई क्योंकि वह दीवार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस क्षण में जिया की हथेली ने मीरा के सिर को ढक दिया क्योंकि उसने भावहीन आवाज में कहा, मीरा, तुमने डेमिग्रा के पुनरुत्थान को देखने के लिए व्यर्थ में इंतजार किया है। मैं अब तुम्हें यहाँ मार दूंगा। वह है, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मुझे मार देते हैं तो कई अंतरिक्ष समय के डेमिग्रा को अभी भी पुनर्जीवित किया जाएगा। उसके शब्दों को सुनकर जिया ने भौहें सिकोड़ी और उसकी चांदी की आंखें चमक के संकेत के साथ चमक उठी। अंदर से सोच रही थी, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इससे निपटना मुश्किल होगा। तभी अचानक जिया के पीछे एक उदासीन आवाज बजी, लड़का, उसे मुझे दे दो, मेरे पास उसे डेमिग्रा के ठिकाने के बारे में बताने का साधन है। कौन? जिया ने पीछे मुड़कर देखा और एक बैंगनी आकृति उसकी दृष्टि में प्रवेश कर गई। जिया ने चुपचाप देखा। ये लंबे बैंगनी कान वाला प्राणी था। उसका चेहरा पतला था और पूरा शरीर पतला था। उसके शरीर की सतह ऐसी थी जैसे उसकी हड्डियों के चारों ओर केवल मांस और त्वचा की एक परत लिपटी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे के बैग थोड़े उभरे हुए थे और उसने मिस्र के फिरौन के समान अजीब पोशाक पहनी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... विनाश के देवता बीरस। जो उसके सामने प्रकट हुआ वह विनाश का देवता है जिसे सो जाना चाहिए था। बीरस अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ बीरस जिया के समान ऊंचाई पर तैर रहा था। उसकी सुनहरी आंखें मीरा को उदासीन रूप से देख रही थीं। वे जीने के प्रति उदासीनता से भरे हुए बीइंग्स। नॉवल यूएसबी कॉम ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 619 डार्क एंजल। जिया को इस समय विनाश के देवता बीरस को प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। यह उनके साथ उनकी दूसरी मुलाकात है। शायद उसने अपनी छाप में बहुत गहरी छाप छोड़ी। अचानक उसे प्रकट होते देखकर जिया के बाल अंत में खड़े हो गए और उसके मूड में हिंसक उतार चढ़ाव आया। लेकिन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि वह अब बीरस से कमजोर नहीं है, इसलिए उसे उससे डरना क्यों चाहिए। वास्तव में विनाश के देवता चंपा का सामना करते समय भी जिया बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन जब बीरस का सामना करता था तो वह थोड़ा ओवररिएक्ट कर रहा था। मूल छाप बहुत गहरी थी और यह एक छाया को पीछे छोड़ गई। जिया आत्मा निंदा से हंसे, फिर बीरस की ओर सिर हिलाया। मैं तुम्हें विनाश के भगवान को परेशान करूंगा। हम। जिया की प्रतिक्रिया को देखते हुए बीरस की सुनहरी आंखें मीरा की ओर मुड़ने से पहले जिया को देखने के लिए मुड़ गईं, जिसका शरीर चट्टान की दीवार में गहराई से अंतर्निहित था, और ठंडी आवाज में कहा, मूर्ख आदमी, तुम्हारी वजह से मेरा सपना बाधित हो गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि विनाश के परमेश्वर का क्रोध
कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम सहन कर सकते हो। विनाश के भगवान बीरस को प्रकट होते देख मीरा का चेहरा बदसूरत हो गया। उसके होंठ थोड़ा हिल गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जब विनाश का देवता उसके सामने प्रकट हुआ तो विस्मयकारी और अतिरंजित जानलेवा आभा उसके दिल पर दब गई, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मीरा का दिल कांप रहा था और उसका चेहरा विकृत हो गया था, क्योंकि वह संघर्ष कर रहा था, विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत बीरस के सामने एक बच्चे की तरह थी। ये बिल्कुल प्रभावी नहीं था। बीरस ने अपनी हथेली बढ़ाई और प्रकाश की एक बैंगनी गेंद उसके हाथ में जमा हो गई। यह विनाश की ऊर्जा थी। बैंगनी रंग की रोशनी मीरा पर पड़ी, जिससे उसे दर्द का एक दुखद रोना पड़ा, क्योंकि उसका पूरा शरीर दोगुना हो गया था। विनाश की ऊर्जा के बस थोड़े से हिस्से से पीड़ित होने के बाद, जैसे कि उसका शरीर झुलस गया था, इससे काला धुआं निकल रहा था और एक जली हुई गंध बाहर निकल रही थी। मुझे अपनी योजना बताओ, आप डेमिग्रा को पुनर्जीवित करने की योजना कैसे बना रहे हैं? बीरस ने उदासीन तरीके से पूछा। मीरा ने दृढ़ता से अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। जिद्दी बीरस का चेहरा झुंझलाहट में ठंडा हो गया, उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी चमक उठीं। बेहतर होगा कि आप जल्दी से मुझे डेमिग्रा के ठिकाने के बारे में बताएं, अन्यथा मैं आपको पुनर्जन्म लेने का मौका भी नहीं दूंगा, बीरस ने भावहीन होकर कहा। मैं आपको डेमिग्रा के ठिकाने के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो यह मुझे थोड़ा भी चोट नहीं पहुंचाएगा। मीरा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। इन वचनों को कहने के बाद उसने बिना किसी भय के विनाश के भयंकर परमेश्वर बीरस का सामना किया। मर जाओ, बीरस के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और फिर उसका चेहरा उदास हो गया, क्योंकि एक अदृश्य दबाव सभी दिशाओं में बह गया। बीरस के दबाव को भांपते हुए न केवल मीरा बल्कि जिया का चेहरा भी अचानक बदल गया। उसने बीरस को गंभीरता से देखा और अंदर से बुदबुदाया, ऐसी भव्य आभा विनाश के परमेश्वर बीरस के योग्य है। मीरा के असहयोग ने पहले ही बीरस को नाराज कर दिया था। विनाश का देवता हमेशा एक बेकाबू चरित्र रहा है। एक बार जब वह क्रोधित हो जाता है तो न केवल वह समग्र तस्वीर की परवाह नहीं करता है, वह पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकता है। इस समय बीरस को लगा जैसे उसके दिल में एक गर्म ज्वालामुखी फूटने वाला था। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपके अहंकार ने आपको बहुत रीढ़ की हड्डी दी है, लेकिन आपने एक अक्षम्य काम किया है। अब मैं डेमिग्रा के ठिकाने को जानना नहीं चाहता, आप मर सकते हैं। बीरस की सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा उदासीनता और निर्ममता से भरा था। उन्होंने मीरा की ओर अपनी हथेली की ओर इशारा किया, क्योंकि एक छोटी बैंगनी ऊर्जा गेंद बनाने से पहले उनकी हथेली पर एक हल्की बिंदी झिलमिला रही थी। यह विनाश के देवता की विनाश की ऊर्जा है। ये देखते ही जिया को तुरंत पता चल गया कि बीरस मीरा को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना रहा था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में वह पीछे हट गया। बीरस ने ठंडी नजर से मीरा को देखा और ठंडी आवाज में फैसला सुनाया, विनाश की ऊर्जा। अचानक बीच में एक बैंगनी ऊर्जा की गेंद के चारों ओर घूमने वाले एक छोटे उपग्रह की तरह है। ग्रहों को नष्ट करने में सक्षम विनाश की ऊर्जा सबसे तीव्र विनाश प्रभाव के साथ फूट पड़ी। दीवार में गहराई से अंतर्निहित मीरा ने एक दुखी दहाड़ को छोड़ दिया। बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक बैंगनी धूल में बदल गया और जैसे ही हवा चली, उसका निचला शरीर बुलबुले की तरह हवा में गायब हो गया। यह विनाश के देवता हकई का सबसे अच्छा कौशल है। ये बेकार है, भले ही आप मुझे मार दें, मेरा मूल और डेमिग्रा अंततः आप सभी को नष्ट कर देगा। शोर बीरस ने अपने होंठों को घुमाया और विनाश की ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाया। मीरा जल्द ही बोलने में असमर्थ थी और केवल उसका सिर बचा था। इस समय कुछ आश्चर्यजनक हुआ। अंधेरे बिजली ने अचानक शून्य को भेद दिया और ग्रह के चारों ओर समय के सर्वोच्च काय द्वारा स्थापित अंतरिक्ष समय की सील तुरंत टूट गई। काली बिजली मीरा के सिर में लगी और आश्चर्यजनक रूप से विनाशकारी ऊर्जा के प्रसार को धीमा कर दिया। है ना? जब बीरस ने ये देखा तो वह भौंचक्का रह गया और उसके मुंह के कोने विस्मयादिबोधक की आवाज के साथ थोड़ा ऊपर उठ गए। हुआला पानी की सतह पर लहरों की तरह, आतिशबाजी को तितर बितर करने की तरह चमकदार और चमकदार चमक के बीच अंतरिक्ष धीरे धीरे गायब हो गया और फिर एक काले दिव्य वस्त्र में एक व्यक्ति ने बिखरे हुए स्थान से बाहर कदम रखा। अंतरिक्ष समय की सील टूट गई है। समय के सर्वोच्च काय का घबराया हुआ रोना उसके कानों के बगल में बज रहा था। मैं इसे देख सकता हूँ, जिया ने खुशी से जवाब दिया। वह भ्रम क्यों बढ़ा रही है? समय के सर्वोच्च काय के साथ संबंध को काटते हुए उन्होंने काले दिव्य वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर अपनी नजर रखी, जो अभी अभी प्रकट हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। सिल्वर ग्रे बाल, ढीले दिव्य वस्त्र और गर्दन के चारों ओर एक काला प्रभामंडल है, जो एक परी के अंधेरे संस्करण की तरह दिखता है। ब्लैक एंजल। जिया का दिल आश्चर्य से भरा था। अचानक एक बड़ा बल उस पर गिर गया और इससे पहले कि उसका मन प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर कांप गया और एक विशाल बल पहले ही उसके शरीर को उड़ते हुए भेज चुका था। इतनी जल्दी? यह विचार उसके मन में कौंध रहा था।
वह अपनी चकित अवस्था से उबर गया, लेकिन पाया कि विनाश के देवता बीरस को भी दूर उड़ते हुए भेजा गया था। उसका चेहरा एक अप्रसन्न रूप से दिखाई दे रहा था। हुश, जिया और विनाश के देवता बीरस ने एक ही समय में प्रतिक्रिया व्यक्त की, हवा में रुक गए। आप डार्क एंजल विस हैं जिनके बारे में बात की गई थी। क्या आप यूनिवर्स 7 को बाधित करने के मामले में भी शामिल हैं? अचानक प्रकट हुए डार्क एंजल को देखते ही बीरस की आंखें रोशनी से फूट पड़ी। मैं डार्क एंजल विया हूँ। काले दिव्य वस्त्र में परी हवा में खूबसूरती से तैर रही थी, क्योंकि उसने मीरा के सिर के चारों ओर विनाशकारी ऊर्जा को बाहर निकालते हुए अपनी उंगलियों को काट लिया था और शांति से कहा, मीरा के लिए हमारी अभी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम आपको उसे मारने नहीं दे सकते। वह, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह भगवान सहमत है या नहीं। ये सिर्फ इतना होता है कि मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि डार्क एंजल कितना शक्तिशाली है। इसे ले लो। बीरस मुस्कुराया, उसकी सुनहरी आंखें नए दिखाई देने वाले डार्क एंजल को गंभीरता से घूर रही थीं। फिर अचानक तेजी से शून्य में छवियों की एक श्रृंखला उभरी, जो डार्क एंजल की ओर बढ़ रही थी। बीरस को भागते हुए देखकर डार्क एंजल ने अपने चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई, अपनी मुट्ठी भींच ली और बीरस को मारा। धमाका। बिना किसी विशेष प्रभाव के, बिना किसी चमक के, बीरस की बैंगनी आकृति को पीछे की और उड़ते हुए भेजा गया और थोड़ी देर बाद जमे हुए स्थान नीचे गिर गया। novelUSB.com। इस सीन ने जिया को अपने दिल में एक ठंड महसूस कराई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि एक डार्क एंजल कितना भयावह है। लानत है, बीरस डार्क एंजल का मैच भी नहीं है। उसने याद किया कि कैसे मूल कार्य में विनाश के परमेश्वर बीरस विस के एक हमले का भी सामना नहीं कर सकता था। इस समय भी स्थिति ऐसी ही है। एकमात्र अंतर यह है कि विस दयालु था, लेकिन डार्क एंजल ने स्पष्ट रूप से मारने के लिए हमला किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हार का सामना करने के बाद बीरस गुस्से में उड़ गया, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली था, इसलिए उसने लाइन पर अपने जीवन से लड़ने के लिए हठपूर्वक जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह पीछे मुड़ा और अपने दांतों को पीसते हुए शून्य की और चिल्लाया, वाह, मुझे पता है कि आप पहले से ही यहाँ हैं। आप अभी भी बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, विस की लाल और काली आकृति दिखाई दी। यहाँ क्या है? जिया ने राहत की सांस ली। यद्यपि उसने कभी भी डार्क एंजल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन बीरस की स्थिति को देखते हुए वह जानता था कि डार्क एंजल की ताकत उनसे कहीं ऊपर है, कम से कम विस जैसे दिव्य क्षेत्र का चौथा स्तर। वह और विनाश के देवता उसके मेल नहीं थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 620। हम पहले भी मिल चुके हैं। आया, बीरस सामा, मैंने तुम्हें बहुत समय पहले बताया था कि वर्तमान तुम अभी भी उनके मैच नहीं हो। यदि आप उनसे मिलते हैं तो आपको जल्दी से मुझसे संपर्क करना चाहिए। उनके खिलाफ आमने सामने मत जाओ। विस ने सामने आते ही बीरस का मजाक उड़ाया, फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ साइड में डार्क एंजल की ओर देखा। आप लोगों को ज़ैनो समा द्वारा दबा दिया जाना चाहिए था। आप फिर से क्यों बच गए? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ साल पहले गलत अनुमान नहीं लगाया था। आप लोग हमेशा परेशानी पैदा करने के बारे में मत सोचो। विस को दिखाई देते देख डार्क एंजल ने मजाक किया, ये काफी मजाकिया है। आप स्वर्गदूत और पुजारी खुले तौर पर ब्रह्मांड के शिखर पर क्यों खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हम अंधेरे ऊर्जा का उपयोग करते हैं? नहीं, तुम अंधकार नहीं हो, बल्कि मूल पाप हो। विस ने गंभीरता से बात की, उसकी बैंगनी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। घमंडी, डार्क एंजल चिल्लाया, विस पर नजर डाली और कहा कि अब और नहीं। उसने अपने हाथ में जादू के कर्मचारियों को क्षैतिज रूप से अपने सामने लहराया और बिजली चमकी, जो जिया और विनाश के देवता बीरस की दिशा में झाड़ू लगा रही थी। पलक झपकते ही गड़गड़ाहट की आवाज की तरह एक भयानक लहर उठी और आसपास की जगह अजीब तरह से विकृत हो गई। दरअसल डार्क एंजल के हाथ की गति बिल्कुल भी तेज नहीं थी और यहाँ तक कि जिया भी उसकी सारी हरकतों को साफ देख सकता था, लेकिन किसी वजह से जिया ये जानकर चौंक गया कि उसका शरीर एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था, मानो पूरी दुनिया उस पर दबाव डाल रही हो। मैं बच नहीं सकता। जिया का चेहरा ठंडा हो जाने से उसके दिल में लहरें उठीं। दिव्य राज्य में प्रवेश करने के बाद से उसने शायद ही कभी इस तरह के दबाव को महसूस किया था, जबकि दूसरी तरफ बीरस बहुत बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। इस समय वह एक उदास चेहरे के साथ विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बैंग, विस ने उन दोनों के सामने राजदंड के साथ हमले को अवरुद्ध कर दिया, जिसने एक शक्तिशाली बवंडर का गठन किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपने सीमा पार कर ली है। क्या आप युद्ध शुरू करना चाहते हैं? हम्फ, बस रुको। बॉस ने मुझे बताया कि यह अभी तक आपसे लड़ने का समय नहीं है, लेकिन जब हम उतरने के लिए तैयार होंगे तो आप वास्तविक निराशा महसूस करेंगे। वह भोला लड़का ज़ैनो कुछ भी नहीं जानता है और उसे इस दुनिया पर शासन नहीं करना चाहिए। बस आप समय आने पर दबने का इंतजार करते हैं। सच में, विस ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहने से पहले धीरे से अपना सिर हिलाया। ये कहना मुश्किल है कि तब किसे दबाया जाएगा। वर्तमान में इस बारे में बोलना बेकार है।
दुनिया के कानून हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय नहीं हैं। आप स्वर्गदूतों और महान पुजारी के अच्छे दिन बहुत लंबे हो गए हैं। ये बदलाव का समय है। डार्क एंजल ने गहरी बात की। जिया और बीरस को उदासीन रूप से देखा और मीरा के सिर को ले लिया, क्योंकि वह अराजक स्थान में कूद गया था। वाह, तुमने उसे भागने क्यों दिया? डार्क एंजल को दूर होते देख बीरस अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ गुस्से में उड़ गया। आज उसे अपमानित किया गया और उसके शानदार प्रवेश को विफल कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। बीरस समा, मैं उसे रोक नहीं सकता, विस ने गंभीर स्वर में कहा। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, यह अभी भी युद्ध में जाने का समय नहीं है। हम डार्क एंजल्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। हम नहीं जानते कि उनमें से कितने दमन से बच गए हैं। इसलिए हमें महान पुजारी और जैनो सामा को इस सिरदर्द से निपटने देना चाहिए। ये सुनकर बीरस का रंग बेहतर हो गया और उसने पूछा, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? अगर तुम पहले ही आ गए होते तो मैं मीरा को मार सकता था। आप मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। अंडरवर्ल्ड और दानव क्षेत्र में अराजकता बहुत परेशानी भरा था। इससे निपटने के बाद मैं तुरंत वहां पहुंचा। लेकिन बीरस समा, अगर आपने धीरे धीरे कार्रवाई नहीं की होती तो मीरा को डार्क एंजल द्वारा बचाया नहीं गया होता। बहुत लंबी हवा चल रही है। बीरस अपमान से क्रोधित हो गया। जिया को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और भ्रम में पूछा, वह कौन है? उसकी ताकत बहुत अच्छी लगती है। यूनिवर्स 7 में ऐसा व्यक्ति कब था? जिया एक विशेषज्ञ है जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ गया है जब आप सो रहे थे। उसकी वृद्धि दर आपसे बहुत तेज है। बीरस सामा, न केवल उनके पास अच्छे कौशल हैं, बल्कि वह दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर की ताकत के साथ एक प्रशिक्षु समय प्रवर्तनकर्ता भी हैं। यदि बीरस सामा विनाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है तो आप उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। विस ने जिया को एक हंसी के साथ बीरस से मिलवाया। निश्चित रूप से, ये सुनने के बाद बीरस की आंखें चमक उठी। उसके लंबे कान हिल रहे थे। समय लागू करने वाला, क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास विनाश के परमेश्वर के बराबर दिव्यता है? हमारे पास ब्रह्मांड 7 में एक नया भगवान है। बहुत अच्छा, लेकिन मैंने जिया नाम कहाँ सुना है? बीरस ने अपनी थोड़ी को पकड़ लिया, क्योंकि वह जिया को अपनी बगल में टहलते हुए देख रहा था। जितना अधिक वह उसे देखता था, उतना ही परिचित दिखता था। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे कहीं देख लिया है। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, लेकिन याद नहीं था। जिया ने हंसते हुए कहा, बीरस समा, हम पहले प्लेनेट वेगेटा पर मिले थे, लेकिन मैं उस समय छोटा था। आखिरकार इतने साल बीत चुके हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप भूल गए। ग्रह वेगेटा, क्या ये सयान ग्रह है? बीरस को अचानक याद आया कि ऐसा लगता है कि उसने ग्रह वेगेटा को नष्ट करने के लिए फ्रीजा नाम के किसी व्यक्ति को भेजा था। खैर, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जंगली बंदर जैसे सैया के बीच एक टाइम इन्फोसर दिखाई देगा। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। रुको, ग्रह वेगेटा? अपने दिल में अचानक थंप के साथ बीरस की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने पूछा, ग्रह वेगेटा नष्ट हो गया था, है ना? क्या आप फ्रीजा नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? बेशक मुझे पता है। ये फ्रीजा था जिसने ग्रह वेगेटा को नष्ट कर दिया था, लेकिन मैंने पहले ही उसे मार डाला है। ओह, हा, यह अच्छा है कि तुमने उसे मार डाला है। बीरस धीरे से हंसा। अचानक, जैसे ही उसने जिया को देखा, उसके दिमाग में एक उज्ज्वल